All right, so absorption costing question number one. This question is from October November 2023 वे पेपर टू वेरिएंट टू और के अंदर तमाम जो आपके एब्जॉर्प्शन कॉन्सेप्ट हैं वो सारे कॉन्सेप्ट जो है इस सवाल के अंदर टेस्ट हुए हैं और हम सबको सारे जो उसके पार्ट्स हैं उसको वन बाय वन करके अटेम्प्ट करते हैं. सो सवाल स्टार्ट होता है. एंड्रियास ओन्स अ बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग बाइसाइकिल्स. द बिजनेस ऑपरेट्स two production departments. Production departments are those departments जहां पे product actually में produce हो रहा हो, machining and assembly. And two service department. Service department वो department होता है जो कि just exist कर रहा होता है to facilitate the smooth functioning of the production department जिनके नाम है stores and maintenance. आगे कहता है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर वन बाईसाइकिल की जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसमें वो कहता है कि डायरेक्ट मटेरियल $45.6 का इस्तेमाल हो रहा है. डायरेक्ट लेबर मशीनिंग की बेसिस पे जो मशीनिंग का डिपार्टमेंट है उसमें 30 मिनट्स लेबर इस्तेमाल हो रहा है और लेबर का जो रेट है वो $10 पर आवर है. $10 पर आवर. और अगर 30 मिनट आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो तो इट मीन्स कि आप उसको हाफ एन आवर इस्तेमाल कर रहे हो. 30 मिनट्स इज बेसिकली हाफ आवर. तो हाफ आवर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो पर आवर लेबर की जो वेज है वो अगर $10 पर आवर है तो आई कैन राइट कि भाई 10 × 0.5 द वेज दैट आई एम पेइंग द लेबर हु इज वर्किंग इन द मशीनिंग डिपार्टमेंट इज $5 फॉर पर यूनिट. ठीक है. आगे फिर डायरेक्ट लेबर दो जगह पे काम कर रहा है. डायरेक्ट लेबर वो लेबर है जिसकी हम कॉस्ट को पर यूनिट के ऊपर इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अब डायरेक्ट लेबर आपका मशीनिंग डिपार्टमेंट में भी काम कर रहा है. मशीनिंग डिपार्टमेंट में वो आधा घंटा काम कर रहा है और उसकी जो वेज रेट है उस लेबर की वो $10 पर आवर है. जबकि डायरेक्ट लेबर कुछ आपका जो दिहाड़ीदार मजदूर जिसको हम कहते हैं यहाँ पे कि भाई जो वेज रेट के ऊपर जो कि अपने आवरली बेसिस के ऊपर पैसे कमा रहा है उसको असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर वो कितने घंटे काम कर रहा है? 12 घंटे. $12 पर आवर की बेसिस पे काम कर रहा है. ये इसका वेज रेट है. एंड ही इज वर्किंग देयर फॉर 105 मिनट्स. 105 मिनट्स को अगर मैं आवर्स में कन्वर्ट करना चाहूँ तो आई कैन से कि भाई 0.5 निकाला था तो 0.5 कैसे निकाला था? 0.5 निकाला था 30 मिनट्स डिवाइडेड बाय 60 यानी कि उसको आवर्स में कन्वर्ट कर लिया. सो इफ यू वांट टू कन्वर्ट मिनट्स इनटू आवर विल डिवाइड इट बाय 60. अगर हमें आवर्स से मिनट्स में जाना है तो वील मल्टीप्लाई दी आवर्स विद 60. तो 105 मिनट्स को अगर मैं डिवाइड बाय 60 कर लूं आई गेट दी आवर्स और उन आवर्स को आई मल्टीप्लाई विद द रेट. रेट क्या है? $12 पर आवर का. तो मुझे बताया क्या आंसर निकल के आएगा? 105 डिवाइडेड बाय 60. आई थिंक दिस वुड बी 12 12 से क्या दिस वुड बी लाइक 21 मे बी. आप प्लीज चेक कर लें. 21 आ रहा है. 105 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 12. 21 105 है। मिनट्स काम कर रहा था डिवाइड बाय 6 किया तो 60 किया तो आवर्स में आया. और आवर की बेसिस पे यानी कि अगर 105 ओवर 60 बताना कितना आ रहा था? 105 डिवाइडेड बाय 60 105 डिवाइड बाय 60 क्या आ 1.75। रहा है? 1.75. ठीक है. तो 1.75 बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई 105 मिनट के अंदर 1.75 आवर्स होते हैं. और उनको जब हमने पर आवर के रेट जो कि असेंबली डिपार्टमेंट में $12 पर आवर मल्टीप्लाई कराया तो गेटिंग $20 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर आपका लेबर 105 मिनट काम करेगा एंड सिंस ही इज हैविंग अ वेज रेट ऑफ $12 पर आवर तो हमें उसको कितना पे करना पड़ेगा? हमें उसको $21 पे करना पड़ेगा टू प्रोड्यूस 1 यूनिट. और फिर उसके नीचे लिखा हुआ है कि भाई ये आपको पहले उसने डायरेक्ट लेबर की इंफॉर्मेशन दी कि डायरेक्ट लेबर आपका मशीनिंग डिपार्टमेंट में कितना काम कर रहा है और डायरेक्ट लेबर आपका असेंबली डिपार्टमेंट में कितना काम कर रहा है विद देयर रिस्पेक्टिव वेज रेट्स. उसके आगे फिर कहता है मशीन आवर्स जो आपके मशीनिंग डिपार्टमेंट के लगे हैं वो 20 मिनट लगे हैं और मशीन आवर्स जो कि असेंबली डिपार्टमेंट में लगे हैं वो कितने लगे हैं? 15 मिनट लगे हैं. तो इफ यू जस्ट रियलाइज बाय हैविंग अ लुक एट द डाटा आपके पास जो मशीनिंग डिपार्टमेंट है उसके अंदर किसके लेबर ज्यादा किसके आवर्स ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं? इफ यू लुक एट दिस इज द मशीनिंग डिपार्टमेंट इसके अंदर मशीन आवर्स 20 मिनट इस्तेमाल हो रहे हैं और यहाँ पे जो मशीनिंग डिपार्टमेंट था उसमें डायरेक्ट लेबर 30 मिनट का इस्तेमाल हो रहा है. तो आई कैन क्लियरली सी के भाई मशीनिंग डिपार्टमेंट के अंदर लेबर आवर्स का इस्तेमाल ज्यादा है एज कंपेयर टू मशीन आवर्स. और इफ वी मूव टू द असेंबली डिपार्टमेंट तो असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर भी हमें सेम पैटर्न नजर आ रहा है कि भाई मशीन असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर हमें सेम पैटर्न नजर आ रहा है कि मशीन आवर्स असेंबली डिपार्टमेंट में सिर्फ 15 मिनट इस्तेमाल हुए हैं जबकि जो
डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं वो असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर 105 मिनट विच इज 1.75 आवर इस्तेमाल हुआ। देन आगे हमसे कहता है टोटल बजटेड ओवरहेड्स फॉर द ईयर एंडेड 31 अगस्त 2023 आर एस फॉलोज, जिसमें हमारे पास इनडायरेक्ट वेजेस है, फैक्ट्री का रेंट और रेट्स है, एंड मशीन के ओवरहेड्स है। तो हमारा अगर इसका हम टोटल ओवरहेड करेंगे भाई, हमारा टोटल ओवरहेड कितना निकल के आता है, तो 4 20 + 30 450, 450 + 22 दैट वुड बी 4,72,000। तो हमारे जो टोटल ओवरहेड है दैट कंप्राइजेस ऑफ टोटल $4,72,000। फिर उसके नीचे उसने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। क्या इन्फॉर्मेशन दी है? द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल। उसने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड और सर्विस डिपार्टमेंट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। इसको उसने बताया कि भाई जो चारों रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स हैं उनके इंडिविजुअल फ्लोर का जो स्पेस है वो कितने स्क्वायर मीटर का है। तो मशीनिंग डिपार्टमेंट कंप्राइज ऑफ 4,000 स्क्वायर मीटर्स, असेंबली डिपार्टमेंट कंप्राइजेस ऑफ 5,600 स्क्वायर मीटर, stores comprises of 1,800 square meters and maintenance department comprises of 600 square meters। और अगर इन सबको मैं ऐड करूं 4,000 + 5,600 + 1,800 + 600, तो मेरे पास टोटल निकल के आ रहा है कि भाई हमारा जो टोटल फ्लोर की स्पेस है पूरे फैक्ट्री की वो कितनी आ रही है, 12,000 स्क्वायर मीटर्स निकल के आ रही है। फिर नंबर ऑफ ऑर्डर्स फ्रॉम स्टोर्स हमारे पास गिवन है कि भाई हमने स्टोर से 2,100 दफा मशीनिंग डिपार्टमेंट ने स्टोर से ऑर्डर किया है, असेंबली डिपार्टमेंट ने 1,600 दफा स्टोर्स के डिपार्टमेंट से ऑर्डर किया है। क्या ऑर्डर किया है? कंपोनेंट्स ऑर्डर किए होंगे, रॉ मटेरियल ऑर्डर किया होगा, क्योंकि आपके जितने भी रॉ मटेरियल के पार्ट्स हो गए, कंपोनेंट्स हो गए, आपका जितना भी मटेरियल है छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, वो सारा स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर रखा हुआ होता है। और जब भी आपको या आपके किसी भी डिपार्टमेंट को उस मटेरियल की जरूरत पड़ती है तो आप उसको स्टोर डिपार्टमेंट से रिक्वेजिशन करते हो, रिक्वेस्ट देते हो, यार मुझे इतना मटेरियल चाहिए इस इस्तेमाल के लिए, आप प्लीज मुझे इतना मटेरियल भेज दो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2,100 दफा मशीनिंग डिपार्टमेंट ने स्टोर्स के डिपार्टमेंट से ऑर्डर किया है, 1,600 दफा असेंबली के डिपार्टमेंट ने स्टोर से ऑर्डर किया है, और 500 दफा आपकी मेंटेनेंस के डिपार्टमेंट ने भी स्टोर से क्या किया है, ऑर्डर किया है। देन वी हैव मेंटेनेंस कॉल आउट्स। मेंटेनेंस कॉल आउट्स में आपके, यानी कि मेंटेनेंस कॉल आउट से मतलब ये कि जो एक मेंटेनेंस का डिपार्टमेंट है जहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं जस्ट टू इंश्योर कि भाई जो बाकी के डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर कोई मसला ना है, कोई इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग का मसला ना हो, कोई सर्किट ट्रिप ना करे, जस्ट टू मेक श्योर कि आपका बिजनेस जो है वो स्मूथली फंक्शन करता रहे, आपकी फैक्ट्री स्मूथली फंक्शन करती रहे। तो आपने के जो मशीनिंग डिपार्टमेंट है उसने 210 दफा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से लेट से बंदे बुलाए या उनकी सर्विसेज को यूटिलाइज किया, क्योंकि जो भी उनके पास प्रॉब्लम आई होगी, कंसीडर इट एज आईटी डिपार्टमेंट। क्या आपने देखा होगा कि स्कूल्स वगैरह कॉलेजेस वगैरह के अंदर भी एक आईटी डिपार्टमेंट होता है जिसका काम बच्चों को पढ़ाना नहीं होता, बट उस डिपार्टमेंट के अंदर लोग होते हैं जो कि इंश्योर कर रहे होते हैं कि भाई जो बाकी के जो टीचर्स हैं, जो क्लासरूम्स है, उनके अंदर आईटी का कोई मसला ना है, कोई इंटरनेट का कोई मसला ना है, कोई कॉलिंग सिस्टम का मसला ना है, बिजनेस जो है वो स्मूथली चलता रहे। तो मेंटेनेंस कॉल आउट आपके मशीनिंग डिपार्टमेंट ने 210 दफा किया है, असेंबली डिपार्टमेंट ने 40 दफा किया है, एंड जो आपका अच्छा बस इन्हीं दो डिपार्टमेंट्स ने मेंटेनेंस कॉल आउट किया है, विच मेक्स इट अ टोटल ऑफ 250। तो यहाँ पे मैं साइड में टोटल भी लिखता जा रहा हूँ। फ्लोर स्पेस एरिया का टोटल 12,000, नंबर ऑफ ऑर्डर्स फ्रॉम स्टोर का टोटल 4,200, मेंटेनेंस कॉल आउट्स का टोटल 250। फिर बजटेड डायरेक्ट लेबर, और बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स के अंदर हमारे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बजटेड लेबर आवर्स 22,200 थे, और असेंबली डिपार्टमेंट के जो लेबर आवर्स थे वो 77,700 थे। जबकि जब हम मशीन आवर्स की बात, तो मशीन आवर्स के अंदर आपका मशीनिंग डिपार्टमेंट के बजटेड मशीन आवर्स 34,300 थे, जबकि असेंबली डिपार्टमेंट के मशीन आवर्स 25,700 थे। तो जस्ट बाय हैविंग अ लुक at the budgeted number of machine hours and labor hours, I can make this conclusion I can make कि आपका जो मशीनिंग डिपार्टमेंट है, क्योंकि वो मशीन आवर्स ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, अगर आप सिर्फ मशीनिंग डिपार्टमेंट को देखो तो उसके मशीन आवर्स 34,300 है, जबकि उसके डायरेक्ट लेबर आवर्स सिर्फ 22,200 है। कि भाई आपका मशीनिंग डिपार्टमेंट इज मोर वॉट, इट इज मोर कैपिटल इंटेंसिव। क्यों कैपिटल इंटेंसिव है? क्योंकि वो मशीन आवर को ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है एज कम्पेयर टू लेबर आवर्स। जबकि ऑन दी अदर हैंड इफ यू लुक एट दी असेंबली डिपार्टमेंट, वहां पे अगर आप देखो तो पैटर्न रिवर्स है, वहां पे आपका डायरेक्ट लेबर आवर्स ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, 77,700 लेबर आवर्स बजट आप कर रहे हो, जबकि मशीन आवर्स आपके कंपैरेटिवली बहुत लो है, which is just 25,700 hours। तो we can clearly say कि भाई असेंबली डिपार्टमेंट इज मोर लेबर इंटेंसिव, क्योंकि उसके अंदर लेबर के आवर्स ज्यादा लग रहे हैं, जबकि मशीनिंग डिपार्टमेंट इज मोर कैपिटल इंटेंसिव, क्योंकि उसके अंदर मशीनिंग के आवर्स ज्यादा लग रहे हैं। एंड एट लास्ट वी हैव बीन गिविंग द नंबर ऑफ इनडायरेक्ट एम्प्लॉयज, जो कि मशीनिंग के 4 हैं, अपना असेंबली के 12 हैं।
स्टोर्स के 2 हैं और मेंटेनेंस के 2 हैं, विच मेक्स इट अ टोटल ऑफ 20। और बजटेड मशीन आवर्स का टोटल भी लिखा हुआ है हमने 60,000, और हमें चाहिए कि हम टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स भी कर लें। सो दैट वुड बी 22,200 प्लस 77,700, which I believe would be 99,000 इन दोनों को अगर ऐड कर लूं मैं, लेबर आवर्स के जो इस्तेमाल हो रहा है दोनों डिपार्टमेंट्स के अंदर, तो दैट इज कमिंग टू मी एज 99,900। तो हमने इंडिविजुअल बेसिकली एक्टिविटी लेवल्स है कि कौन सा डिपार्टमेंट किस एक्टिविटी को कितना इस्तेमाल कर रहा है, या एक पर्टिकुलर लेट से चीज को कितना कंज्यूम कर रहा है, ये गिवन है फॉर एवरीथिंग, फॉर स्पेस, फॉर नंबर ऑफ ऑर्डर्स, फॉर फ्रॉम स्टोर, फॉर मेंटेनेंस कॉल आउट, फॉर आपका डायरेक्ट लेबर आवर हो गया या मशीन आवर हो गया, या इवन अगर आपके पास इनडायरेक्ट एम्प्लॉयज है तो वो कितने कितने एम्प्लॉयज किस किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, सारी उसने इंफॉर्मेशन हमें दे दी है। आगे फिर कहता है मशीन ओवरहेड्स आर अपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स। कह रहा है कि जो machine के overhead है, we have three overheads. We have indirect waste, we have factory rent and rates, and we have machine overheads. और उसने फिर यहाँ पे सिर्फ एक ओवरहेड के लिए बताया हुआ है कि मशीन का जो ओवरहेड है $22,000 का, वो उसने कहा हुआ है अपोर्शन। अपोर्शन का क्या मतलब? डिस्ट्रीब्यूट होगा ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स। तो ठीक है भाई, उसको मशीन आवर्स की बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मूविंग फर्दर हेड, अच्छा बाकी दो ओवरहेड्स के लिए उसने कुछ नहीं कहा हुआ, तो बाकी दो ओवरहेड्स के लिए वी विल हैव टू मेक यूज ऑफ द मोस्ट सूटेबल बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट। हमारे पास जो ऊपर डाटा गिवन है हम देखेंगे, ठीक है मशीन ओवरहेड तो मशीन आवर की बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाना है, लेकिन इनडायरेक्ट वेजेस जो है या फैक्ट्री का रेंट एंड बिट्स जो है वो किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए। सो वील मेक यूज ऑफ द मोस्ट सूटेबल बेसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी। नीचे अगर आप आओ तो पहले अगर सवाल की रिक्वायरमेंट देखो, तो सवाल की रिक्वायरमेंट complete the table to show the apportionment of the budgeted overheads for the year ended 31st August 2023। अब देखिएगा जरा काम क्या करना है। काम हमें ये करना है कि आपके पास उसने बताया हुआ कि तीन ओवरहेड्स तो ऊपर भी उसने बताया हुआ है, इनडायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स एंड मशीन ओवरहेड। तीनों का टोटल उसने खुद आपको लिख के दे दिया है कि ये तीनों ओवरहेड्स का क्या है, टोटल है। नाउ आपसे रिक्वायरमेंट क्या कहता है? कंप्लीट द टेबल टू शो द अपॉर्शनमेंट। अपॉर्शनमेंट मींस व्हाट? इट इज डिस्ट्रीब्यूशन of the budgeted overheads for the year ended 31st August 2023. So now we have to distribute, we have to apportion these three overheads into their respective departments using some suitable basis of apportionment. तो सबसे पहले उसने बताया हुआ हमें क्या, सबसे पहले उसने कहा है कि भाई आपके पास 4,20,000 की क्या है, इनडायरेक्ट वेजेस है। अब इनडायरेक्ट वेजेस के लिए अगर आप देखो जो ऊपर एक्टिविटी है, will it make sense कि मैं इनडायरेक्ट वेजेस को जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर एरिया डिस्ट्रीब्यूट करा दूं? नो, इट वुडंट मेक एनी सेंस। सिमिलरली मैं उसको अगर लेट से नंबर ऑफ ऑर्डर्स की बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करा दूं, अगेन डजंट मेक एनी सेंस। मेंटेनेंस कॉल आउट कोई लेना देना ही नहीं है। बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स, सुनिएगा यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्या कहते हैं कि सर बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स, अगर आपका ये क्या कहते हैं इनडायरेक्ट वेजेस की बात है, सैलरी की बात हो रही है, तो आप इसको डायरेक्ट लेबर आवर के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। नो, इट्स रॉन्ग। व्हाई इज इट रॉन्ग? क्योंकि जो डायरेक्ट लेबर आवर है उसका आपके इनडायरेक्ट लेबर से, आपकी इनडायरेक्ट वेजेस से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट लेबर जो आपका इस्तेमाल हुआ है या उसकी जो भी कॉस्ट है, दैट इज अ वेरिएबल कॉस्ट। दैट इज दो दैट डायरेक्ट कॉस्ट कैन बी डायरेक्टली आइडेंटिफाइड ऑन टू ईच यूनिट प्रोड्यूस, तो उसका हिसाब किताब ही अलग है। आप डायरेक्ट लेबर आवर्स की बेसिस पे अपने इनडायरेक्ट वेजेस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, मशीन आवर कोई लेना देना नहीं है। बट द लास्ट थिंग दैट इज नंबर ऑफ इनडायरेक्ट एम्प्लॉयज, इनफैक्ट नाम भी इस्तेमाल हो रहा है इनडायरेक्ट एम्प्लॉयज, तो इनडायरेक्ट वेजेस को आप किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो? इनडायरेक्ट एम्प्लॉयज की बेसिस पे के नंबर की बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो बहुत सिंपल काम है, सिंपल मैथमेटिक्स और कैलकुलेटर का इस्तेमाल हम करेंगे। तो आप देखो आपके पास टोटल नंबर ऑफ इनडायरेक्ट एम्प्लॉयज कितने हैं? टोटल हमने निकाला था 20 है, जिसमें से 4 आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है, 12 असेंबली में है, 2 आपके स्टोर में और 2 आपके मेंटेनेंस में। तो आई सिंपली डू व्हाट, बहुत आसान सा काम, आई डू 4,20,000 मल्टीप्लाइड बाय, या पहले कह लो कि डिवाइडेड बाय 4,20,000 डिवाइडेड बाय 20। तो मेरे पास आ जाएगा कि भाई 4,20,000 डिवाइडेड बाय 20 के एक जो इनडायरेक्ट एम्प्लॉय बिजनेस के अंदर काम कर रहा है, वो उसके हमें उसके बेसिस पे हमें कितनी इनडायरेक्ट वेज देनी पड़ रही है। या इसको और आसान लफ्जों में मैं कहूँ तो 4,20,000 डिवाइडेड बाय 20। 4,20,000 क्या है? आपका इनडायरेक्ट वेजेस। 20 क्या है? आपका टोटल नंबर ऑफ इनडायरेक्ट एम्प्लॉयज। व्हेन यू डिवाइड दीज टू फिगर्स आपके पास आ जाएगा कि हर इनडायरेक्ट एम्प्लॉय को मैं कितनी इनडायरेक्ट वेज दे रहा हूँ, सिंपल एज दैट। और अब अगर आप देखो तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कितने इनडायरेक्ट एम्प्लॉय थे? 4 थे। तो 4,20,000 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 4, दैट गिव्स यू व्हाट? That will give you the amount of indirect wages that are being incurred
फ्रॉम द मशीनिंग डिपार्टमेंट। ये वो ओवरहेड का हिस्सा है इनडायरेक्ट वेजेस के जो कि आपका कहां से निकल के आ रहा है, जो कि या जिसकी जो कॉज है वो कहां से निकल के आ रही है, वो मशीनिंग डिपार्टमेंट से निकल के आ रही है। तो अपने कैलकुलेटर अपने हाथ में रखें, 4,20,000 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 4 करें तो वी विल गेट अ वैल्यू ऑफ 84,000। 84,000 जो है वो देखिए मैंने किधर रिकॉर्ड कर दिया, मशीनिंग डिपार्टमेंट के अंदर रिकॉर्ड कर दिया। सिमिलर काम मैं असेंबली डिपार्टमेंट के लिए भी करूंगा। अब अगेन जो टोटल इनडायरेक्ट वेज है वो तो 4,20,000 ही रही। टोटल जो हमारे पास नंबर ऑफ डायरेक्ट एम्प्लॉइज है वो भी 20 रहा। सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ चेंज ये हो रहा है कि मशीनिंग डिपार्टमेंट के अंदर अब जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है वो 4 नहीं है, वो 12 है। तो आई डू द सेम स्टेप, आई डू 4,20,000 डिवाइडेड बाई 20, बट नाउ क्योंकि मैं असेंबली डिपार्टमेंट के लिए जो है ओवरहेड का वो पोर्शन निकाल रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ कि भाई इनडायरेक्ट वेज का कितना पोर्शन जो है वो आपके असेंबली डिपार्टमेंट में जाना चाहिए। तो आई मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ इनडायरेक्ट एम्प्लॉइज विच आर बीइंग एम्प्लॉयड इन दी असेंबली डिपार्टमेंट। तो 4,20,000 डिवाइडेड बाई 20 किया, मल्टीप्लाई बाय 12 किया, जिसका बहुत सिंपल सा रीजन है कि भाई असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर आपके टोटल इनडायरेक्ट एम्प्लॉइज 12 है। तो 4,20,000 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 12, अगेन कैलकुलेटर अपने पास रखे तो दैट गिव्स मी एन आंसर। ये फिगर मैंने सिर्फ आसानी और थोड़ा सा सवाल जल्दी करने इसलिए लिखी हुई है, 2,52,000 निकल के आ रहा है। सेम काम अब स्टोर्स के लिए भी होगा। स्टोर्स में हमारे एम्प्लॉइज कितने इनडायरेक्ट, 2 हैं, तो आई डू द सेम थिंग। भाई देखो टोटल इनडायरेक्ट वेजेस जो अमाउंट जिसको डिस्ट्रीब्यूट कराना है वो चेंज नहीं हो रही। जो टोटल नंबर ऑफ इनडायरेक्ट एम्प्लॉइज है जिनकी वजह से ये 4,20,000 का ओवरहेड इंकर हो रहा है वो भी चेंज नहीं हो रही। सिर्फ चेंज क्या हो रहा है कि भाई स्टोर के अंदर जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं जो इनडायरेक्ट एम्प्लॉय है वो कम है, वो 12 नहीं है, वो 4 नहीं है, वो 2 है। तो 4,20,000 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 2 किया तो मेरे पास आ गया 42,000 विच इज द ओवरहेड पोर्शन और विच इज द इनडायरेक्ट वेजेस का कह लो कि पोर्शन है छोटा, जिसका जो ताल्लुक है वो कहां से है, जिसका ताल्लुक आपके सर्विस डिपार्टमेंट जो कि स्टोर का डिपार्टमेंट है उससे। एंड सेम गोज फॉर मेंटेनेंस। मेंटेनेंस के लिए भी मैं क्या करूंगा, टोटल इनडायरेक्ट वेजेस 4,20,000 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इनडायरेक्ट एम्प्लॉइज विच इज 20 मल्टीप्लाइड विद द नंबर ऑफ इनडायरेक्ट एम्प्लॉइज विच आर इन द मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, दैट वुड स्टे द सेम, दैट वुड स्टे 42,000। और ये मैंने 4,20,000 को 4 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर क्या कर लिया, अपोर्शन कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। सो दिस इनडायरेक्ट वेज वाज अ फैक्ट्री वाइड कॉस्ट जिसको अपोर्शन करना उसके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में लाजमी था। सो आई मेड यूज ऑफ अ सुटेबल बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट विच इज नंबर ऑफ इनडायरेक्ट एम्प्लॉइज, और इस सुटेबल बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट को इस्तेमाल करते हुए मैंने इस 4,20,000 को चारों डिपार्टमेंट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। एंड सेम विल बी डन फॉर दी अदर 2 ओवरहेड्स एज वेल। अब अगर आप दूसरा ओवरहेड देखो तो दैट इज फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स विच इज ऑफ $30,000। अब फैक्ट्री रेंट्स एंड रेट को मैं नंबर ऑफ इनडायरेक्ट एम्प्लॉइज की बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, क्योंकि देखो ना आपका इनडायरेक्ट एम्प्लॉइज के होने की वजह से ठीक है इनडायरेक्ट वेज का खर्चा तो आ रहा था तो दैट मेड सेंस, बट इनडायरेक्ट एम्प्लॉइज होने की वजह से आपके फैक्ट्री का रेंट एंड रेट्स का खर्चा नहीं होता। अगर मैं इम्प्लॉइज इनडायरेक्ट जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज उसको 20 से बढ़ा के टोटल 40 भी कर दूं तो दैट वुडेंट इम्पैक्ट योर फैक्ट्री का रेंट एंड रेट। तो फैक्ट्री का रेंट रेंट तो बहुत ही सिंपल है, किस बेसिस पे डिटरमाइन होता है या किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, दैट सिंपली स्पेस एरिया, फ्लोर एरिया, कि किस डिपार्टमेंट ने कितनी जगह कंप्राइज की हुई है और उस बेसिस पे हम जो है उतना ओवरहेड उस डिपार्टमेंट पे क्या कर देंगे, अपोर्शन कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो इफ यू लुक एट द टोटल स्पेस एरिया जो हमने निकाला था वो 12,000 था, हमारे पास टोटल जो फैक्ट्री का रेंट एंड रेट जो ओवरहेड है जिसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है वो 30,000 है। तो आई डू व्हाट, आई डू 30,000 डिवाइडेड बाय 12,000, जो कि ये बताएगा कि भाई आपके पर स्क्वायर मीटर की वजह से कितना फैक्ट्री का रेंट का ओवरहेड इंकर हो रहा था। और फिर मैं कहूंगा कि यार मेरे पास मशीनिंग में 4,000 स्क्वायर मीटर की जगह थी तो मल्टीप्लाई दैट रेट विद 4,000, तो मेरे पास निकल के आ जाएगा कि जो टोटल आपका फैक्ट्री के रेंट एंड रेट का 30,000 का जो ओवरहेड है इसका कितना हिस्सा, इसका कितना पोर्शन जो है वो किधर जाना चाहिए, आपके मशीनिंग डिपार्टमेंट के अंदर जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमने देखे रेंट एंड रेट के लिए किया हुआ है 30,000 डिवाइडेड बाय 12,000। 30,000 वाज माय टोटल ओवरहेड व्हिच इज फैक्ट्री रेंट एंड रेट डिवाइडेड बाय 12,000 व्हिच इज द एक्टिविटी, और ये कह लो कि व्हिच इज द कॉज जिसकी वजह से आपका ये ओवरहेड इंकर हो रहा है। तो 30,000 डिवाइडेड बाय 12,000, और फिर मैंने कहा कि यार जो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है जो कि पहला डिपार्टमेंट मशीनिंग है तो मशीनिंग ने 4,000 स्क्वायर मीटर की जगह ली है तो मल्टीप्लाइड विद 4,000। इफ यू पुट दिस इन योर कैलकुलेटर 30,000 डिवाइडेड बाय 12,000 मल्टीप्लाई बाय 4,000 you will get $10,000, which is the portion of factory rent and rates
दैट शुड बी रिटन डाउन इन दी मशीनिंग डिपार्टमेंट। सेम काम असेंबली डिपार्टमेंट के लिए भी होगा, लेकिन असेंबली डिपार्टमेंट ने जगह ज्यादा इस्तेमाल की है तो हम फिर उस पर ज्यादा अमाउंट चार्ज करेंगे। सो द फर्स्ट स्टेप दैट इज 30,000 डिवाइडेड बाय 12,000, वो सेम रहेगा। और उसके बाद जो, क्योंकि इस डिपार्टमेंट ने जगह ज्यादा कंज्यूम करी थी, तो हमने इसको 5,600 स्क्वायर मीटर इसने कंज्यूम किया हुआ है, इस्तेमाल कर रहा है, तो हमने इसको 5,600 से मल्टीप्लाई किया, विच गेव मी अ वैल्यू ऑफ $14,000। देन सेम काम मैंने जो है स्टोर के लिए भी किया। स्टोर में टोटल स्टोर की टोटल जगह 1,800 स्क्वायर मीटर थी, तो आई डू 30,000 डिवाइडेड बाई 12,000 मल्टीप्लाइड बाई 1,800, जिसने मुझे क्या आंसर दिया, जिसने मुझे आंसर दिया 4,500 का। सो 4,500 इज द पोर्शन ऑफ फैक्ट्री रेंट एंड वेट्स का, फैक्ट्री रेंट एंड वेट्स के ओवरहेड का, जो कि आपके स्टोर के डिपार्टमेंट के अंदर रिकॉर्ड होना है। एंड सिमिलरली लास्टली आपके पास मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ने बहुत कम स्पेस इस्तेमाल की हुई है, सिर्फ 600 स्क्वायर मीटर। So I'll do the same step, 30,000 divided by 12,000 and then just simply multiply it with 600 and I'll get what? I'll get 1,500, जो कि आपके स्टोर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के अंदर रिकॉर्ड हो जाएगी अमाउंट। लास्ट ओवरहेड आपके पास मशीन का ओवरहेड था। मशीन के ओवरहेड के अंदर अगर आप देखो तो मशीन के ओवरहेड के उसने खुद से स्पेसिफाई किया हुआ है। क्या स्पेसिफाई किया हुआ है? कि मशीन के ओवरहेड को आप ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर जो है क्या करो, अपोर्शन करो, डिस्ट्रीब्यूट करो। अगर वो नहीं भी कहता, एंड इफ यू लुक आउट एट द एक्टिविटी लेवल्स, तो कोई और ऐसी रेलेवेंट चीज है भी नहीं। इफ यू लुक एट दिस ओवरहेड, मशीन ओवरहेड, तो मशीन ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, अपोर्शन करने के लिए आपके पास कोई और ऐसी चीज गिवन भी नहीं है जिसकी बेसिस पर मैं कहूँ कि यार ऑल्टरनेटिव ये था, आप इसकी बेसिस पे कर लेते या कर सकते हो, या इट मेक सेंस कि आप अगर बात करो कि यार सर इसकी बेसिस पे हम क्यों अपोर्शन नहीं कर रहे। बट इफ यू लुक एट द डेटा, तो देयर इज नथिंग रेलेवेंट जिसकी बेसिस पे आप मशीन ओवरहेड को अपोर्शन कर सको। सो वी विल मेक यूज ऑफ मशीन आवर्स। मशीन आवर्स जो है वो हमारे पास टोटल कितने थे? मशीन आवर्स का हमारे पास टोटल था 60,000 आवर्स टोटल थे, ठीक है। इसमें से 34,300 सिर्फ मशीनिंग डिपार्टमेंट से आ रहे हैं, और बाकी के 25,700 आपके असेंबली डिपार्टमेंट से आ रहे हैं। अब सवाल जो उठता है सर, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट जो कि स्टोर और मेंटेनेंस का है, वहां से तो वहां पे तो कोई बजट मशीन आवर इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, बिकॉज उनका मशीन से कोई लेना देना ही नहीं है, बिकॉज दे आर जस्ट एग्जिस्टिंग टू फैसिलिटेट दी अदर टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो उनके अंदर कोई मशीन आवर इस्तेमाल भी नहीं हो रहा, तो अब क्या करेंगे भाई? बहुत सिंपल सा जवाब है। अगर एक ओवरहेड आप डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ सम एक्टिविटी लेवल, विच इन दिस केस इज मशीन आवर्स, और वो एक्टिविटी आपके बाकी के किसी किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, सर्विस डिपार्टमेंट या किसी डिपार्टमेंट के अंदर अगर इस्तेमाल नहीं हो रही, अगर तो वो एक्टिविटी इस्तेमाल नहीं हो रही तो ना हो, बस ठीक है। तो उसके अंदर कोई ओवरहेड का चार्ज भी उस डिपार्टमेंट में नहीं जाएगा। यानी कि मशीन ओवरहेड का 22,000 जब डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, तो उसका कंपोनेंट या उसका कुछ पोर्शन स्टोर या मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के अंदर नहीं जाएगा, बल्कि वो पूरा का पूरा जो 22,000 का मशीन ओवरहेड है, वो आपके प्रोडक्शन के दोनों डिपार्टमेंट्स, मशीनिंग और असेंबली में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो उसकी वर्किंग भी बड़ी सिंपल है। टोटल मशीन आवर्स हमने कैलकुलेट किया 60,000 है, तो आई डू व्हाट, और टोटल हमारा मशीन का ओवरहेड 22,000 है, तो आई डू 22,000 डिवाइडेड बाय 60,000, क्या आ जाएगा? एक सॉर्ट ऑफ समझ लो रेट निकल के आ जाएगा कि भाई जब जब आपका एक मशीन आवर इस्तेमाल हो रहा है तो आपका मशीन ओवरहेड कितना खर्च हो रहा है। फिर आप कहोगे अब ये रेट आ गया, इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं कि भाई मशीनिंग के डिपार्टमेंट में कितने मशीन आवर इस्तेमाल हुए हैं, विच वी कैन सी इज 34,300। तो हमने मल्टीप्लाई कराया 34,300 से, वी गॉट 12,577। तो हमने इसको यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया, मशीन ओवरहेड्स के का जो पोर्शन है मशीनिंग डिपार्टमेंट के अंदर जाना है। एंड सिमिलरली व्हेन वील डू 22,000 डिवाइडेड बाय 60,000, और अब आपका जो मशीन आवर जो कि असेंबली डिपार्टमेंट में इस्तेमाल हो रहा है, दैट इज जस्ट 25,700। तो हमने इसको मल्टीप्लाई कराया 25,700 से, एंड वी गॉट 9,423। और इसके बाद उसने कहा था कि भाई ये जो टोटल ओवरहेड जो हमने ऊपर निकाले भी थे, कितने के आ रहे थे? 472,000 के आ रहे थे। इसको जब हमने टोटल किया, यानी कि अब क्योंकि कुछ इसका हिस्सा मशीनिंग डिपार्टमेंट के अंदर है, कुछ इसका हिस्सा अब असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर है, कुछ हिस्सा स्टोर्स के अंदर है, और कुछ मेंटेनेंस के अंदर है, तो अगर आप देखो तो मैंने इनका जब टोटल किया, वर्टिकल टोटल किया, 84,000 प्लस 10,000 प्लस 12,577, तो मेरे पास ये टोटल निकल के आ गया। सेम आई डिड फॉर द स्टोर्स, सेम आई डिड फॉर द असेंबली, एंड सेम आई डिड फॉर द मेंटेनेंस डिपार्टमेंट एज वेल। सबके टोटल निकाल लिए कि भाई जितना जितना ओवर है, ठीक है, पोर्शन किया है, तो अब इनका टोटल कितना बन रहा है इन देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। अब ये आपका पहला काम, या बेसिकली आपका दूसरा काम है इस सवाल के अंदर। सवाल जो स्टार्ट हुआ वो हुआ ही अपोर्शनमेंट से।
एलोकेशन की कहानी आई नहीं है, और ज्यादातर सवाल ऐसे ही होते हैं वो आपसे अपॉर्चुनिटमेंट कराते हैं, क्योंकि एलोकेशन इज वेरी सिंपल। एलोकेशन तो मैंने बताया ना कि वो ये कहे कि ये एक ओवरहेड है, ये इसी डिपार्टमेंट से पूरा का पूरा क्रिएट हुआ है, तो आप बस उसको उसी डिपार्टमेंट के अंदर रिकॉर्ड कर दो। तो नॉर्मली आप देखोगे सवाल अपॉर्चुनिटमेंट से इस्तेमाल स्टार्ट हो रहे होते हैं। अपॉर्चुनिटमेंट के अंदर आपका प्राइमरी अपॉर्चुनिटमेंट कंप्लीट हो गया, क्योंकि आपके तीन ओवरहेड्स थे। आपने तीनों ओवरहेड्स को यूजिंग सम सूटेबल बेसिस ऑफ अपॉर्चुनिटमेंट चारों डिपार्टमेंट्स के अंदर क्या करा दिया है, डिस्ट्रीब्यूट करा दिया, अपोर्शन करा दिया, एंड दैट इज योर प्राइमरी अपॉर्चुनिटमेंट। नाउ वी हैव टू डू सेकेंडरी अपॉर्चुनिटमेंट। सेकेंडरी अपॉर्चुनिटमेंट क्या होती थी सर? सेकेंडरी अपॉर्चुनिटमेंट के अंदर मैंने आपको बताया था कि अब आपका जो ओवरहेड सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर टोटल पड़ा हुआ है ना, विच इन दिस केस अगर आप देखो तो आपके स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर टोटल 46,500 का पड़ा हुआ है, और अगर इफ यू लुक एट योर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट तो उसके अंदर 43,500 का ओवरहेड पड़ा हुआ है। नाउ वी हैव टू रीडिस्ट्रीब्यूट दिस ओवरहेड। अब इसने देखो हेडिंग खुद ही डाली हुई है, अपोर्शन स्टोर्स। स्टोर्स को पोर्शन करने का क्या मतलब है कि भाई स्टोर के डिपार्टमेंट में जितना ओवरहेड पड़ा हुआ है, कितना ओवरहेड पड़ा हुआ है 46,500 का, इसको बाकी के तीनों डिपार्टमेंट्स के अंदर क्या कर लो, डिस्ट्रीब्यूट कर लो। तो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? अगेन यूजिंग सम सूटेबल बेसिस ऑफ अपॉर्चुनमेंट। स्टोर्स के ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट कराने के लिए व्हाट कैन बी द सूटेबल बेसिस ऑफ अपॉर्चुनमेंट? ऊपर जाओ तो आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स फ्रॉम स्टोर। नंबर ऑफ ऑर्डर्स फ्रॉम स्टोर की बेसिस को इस्तेमाल करते हुए हम ओवरहेड्स को क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो 2100 वाज फ्रॉम मशीनिंग, 1600 वाज फ्रॉम असेंबली एंड 500 वाज फ्रॉम मेंटेनेंस। तो अगर आप तीनों को टोटल करो तो 4200 आएगा। जो स्टोर के अंदर टोटल ओवरहेड पड़ा हुआ है वो 46,500 का है। 46,500 को मैं डिवाइड कराऊंगा विद द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स फ्रॉम स्टोर विच इज 4200। तो यहाँ पे देखिए इसकी वर्किंग हुई भी है, 46,500 डिवाइडेड बाई 4200। फिर जो मशीनिंग डिपार्टमेंट से कितने ऑर्डर आए, 2100 आए, तो मैंने मल्टीप्लाई बाय 2100 किया, तो मेरे पास वो अमाउंट आ गई स्टोर्स के ओवरहेड की, जो कि मशीनिंग डिपार्टमेंट के अंदर रीअपोर्शन हो रही है। तो दैट गिव मी व्हाट, दैट गिव मी 23250। आप प्लीज अपने पास कैलकुलेटर में इसको साथ साथ करते रहे। देन असेंबली पे गए, तो असेंबली पे जाते वक्त अगर आप रियलाइज करो तो असेंबली के डिपार्टमेंट के कितने ऑर्डर्स थे फ्रॉम स्टोर, 1600 थे। टोटल तो सेम रहेगा 4200। टोटल जो ओवरहेड स्टोर के अंदर है 46,500 वो भी सेम रहेगा। तो 46,500 डिवाइडेड बाय 4200, व्हेन आई मल्टीप्लाई दिस विद 1600, मेरे पास वो अमाउंट निकल के आ जाएगी स्टोर के ओवरहेड की, जो कि असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर रिपोर्शन करती। एंड देन कुछ ऑर्डर्स जो हैं वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से भी थे। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से कितने ऑर्डर थे? स्टोर नंबर ऑफ ऑर्डर्स फ्रॉम स्टोर कितने हैं, 500 आ रहे हैं। तो अगेन सेम टेक्निक, आई विल डू 46,500 डिवाइडेड बाय 4200, and I'll simply multiply this with 500, that is the number of orders from maintenance, and I'll get 5536, which is the portion of stores overhead that will be reapportioned or redistributed within the service within the maintenance department. तो अब आपका जो 46,500 स्टोर के डिपार्टमेंट में पड़ा हुआ था वो रीडिस्ट्रीब्यूट होके अब किधर चला गया है, वो रीडिस्ट्रीब्यूट होके बाकी के तीन डिपार्टमेंट्स के अंदर चला गया है। तो यहाँ देखो मैंने ब्रैकेट के अंदर 46,500 लिखा है, जो कि ये बता रहा है कि अब आपका जो स्टोर्स का ओवरहेड है वो नलिफाई हो गया। जी आशिर बोलिए। सर असेंबली का पोर्शन स्टोर्स में डेसिमल में आ रहा है वैल्यू। हाँ तो उसको राउंड ऑफ करेंगे, क्या आंसर आ रहा है? 17,714.29। बिल्कुल, तो इसको हम 14 पे ही छोड़ेंगे, क्योंकि अच्छा। हम इसको राउंड ऑफ करेंगे, यहाँ पॉइंट्स पे नहीं लिखेंगे। ठीक है। सही है। और अगर कहीं और भी इस तरीके का हो रहा होगा तो हम उसको राउंड ऑफ करके ही लिखेंगे, हम पॉइंट्स पे नहीं लिखेंगे। सही है। देन अगर हम आगे बढ़े तो ये आपका क्या हो गया, रीअपोर्शनमेंट ऑफ स्टोर हो गई। आपके दो सर्विस डिपार्टमेंट है। पहला सर्विस डिपार्टमेंट का जो टोटल ओवरहेड वहां पड़ा हुआ था वो आपने क्या करा दिया, यूजिंग अ सूटेबल बेसिस ऑफ अपॉर्चुनिटमेंट आपने रीअपोर्शन करा दिया। इन द नेक्स्ट स्टेप उसने कहा कि दोबारा से क्या निकालो, सब टोटल निकालो। तो दोबारा से सब टोटल निकाला, तो फिर अब क्या करेंगे, जो आपने ये ऊपर टोटल ओवरहेड निकाला था ना मशीनिंग के लिए, उसके अंदर अब जो बस अमाउंट ऐड होनी है वो 23,250 ऐड होनी है। तो 106 प्लस 106,577 प्लस 23,250 किया, तो मेरे पास एक नया टोटल ओवरहेड निकल के आ गया, एक नया सब टोटल निकल के आ गया, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई जब आपका स्टोर का डिपार्टमेंट का जो ओवरहेड है जब वो रीअपोर्शन हो गया अमंग दी अदर थ्री डिपार्टमेंट्स, तो आपके पास कितना ओवरहेड जो है वो मशीनिंग में बचा। एंड सिमिलरली आपके असेंबली डिपार्टमेंट का ओवरहेड कितना आ रहा था, 275,423, उसके अंदर ये 17714 ऐड कर दिया, तो आई गॉट 293,137। तो ये बेसिकली एक
सब टोटल निकल के आ गया दोबारा से, ठीक है। एंड सेम गोज फॉर मेंटेनेंस एज वेल। मेंटेनेंस में 43,500 में प्लस 5536 किया तो एक और मेरे पास सब टोटल निकल के आ गया। अगले उसमें क्या कहता है, अपोर्शन मेंटेनेंस, यानी कि अब वो कह रहा है जो दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट है उसको भी क्या करो, उसको भी रीअपोर्शन कर दो। किधर, उसको भी रीअपोर्शन कर दो अमंग दी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। लेकिन अब जरा एक बात का ख्याल रखिएगा, अगर मैं ऊपर जाऊं और मैं मेंटेनेंस कॉल आउट्स को देखूं तो मेंटेनेंस कॉल आउट सिर्फ कौन से दो डिपार्टमेंट से हुई है, असेंबली और मशीनिंग डिपार्टमेंट से हुई है। तो आप मेंटेनेंस के डिपार्टमेंट में जितना भी ओवरहेड आपके पास क्या है, गिवन है, तो सारा का सारा ओवरहेड इन्हीं दो डिपार्टमेंट्स के अंदर, प्रोडक्शन और आपके प्रोडक्शन के जो दो डिपार्टमेंट्स हैं असेंबली और मशीनिंग, इन्हीं दो डिपार्टमेंट्स के अंदर क्या हो जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, रीअपोर्शन हो जाएगा। अगेन यूजिंग सम सुटेबल बेसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी जो कि हम ऑलरेडी ऊपर देख के आ चुके हैं, दैट इज मेंटेनेंस कॉल आउट। तो टोटल मेंटेनेंस कॉल आउट कितने थे, 210 प्लस 40 250 थे। मशीन मेंटेनेंस के डिपार्टमेंट के अंदर जो टोटल ओवरहेड पड़ा हुआ है वो 49036 का पड़ा हुआ है। 49036 डिवाइड कराऊंगा किससे, 250 से। और क्योंकि आपके मशीनिंग के डिपार्टमेंट की कॉल आउट ज्यादा थे, 210 थे, तो आई मल्टीप्लाई दिस विद 210 और मेरे पास फिगर निकल के आ रही है कितनी, 41190 की, जो कि रिप्रेजेंट कर रही है कि भाई मेंटेनेंस का जो पोर्शन है, मेंटेनेंस के जो डिपार्टमेंट का जो टोटल ओवरहेड पड़ा हुआ था 49036, उसका ये वाला पोर्शन 41190 वाला पोर्शन आपके मशीनिंग डिपार्टमेंट के अंदर रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। अच्छा, तो जी एक कोई कुछ सवाल कहना था। चाह रहा मतलब। कि अगर ये मेंटेनेंस कॉल आउट जो है ये सर्विस डिपार्टमेंट कभी होता है अपने फिगर दी हुई होती है, हम्म। तो फिर सर्विस ठीक है, डिपार्टमेंट को भी करते हैं? नहीं नहीं नहीं, फिर नहीं करते, फिर नहीं करते। अगर तुम ये कह रहे हो ना कि सर मेंटेनेंस कॉल आउट रेट से 10 यहाँ पे भी लिखा हुआ होता तो क्या करते, विल जस्ट सिंपली इग्नोर दिस। हम इसको इंक्लूड ही नहीं करते क्योंकि ये लेट से यहाँ लिखा हुआ होता, यहाँ तो नहीं, यहाँ लिखा हुआ होता। लेट से तुम ये कह रहे हो ना यहाँ लिखा हुआ होता, सर स्टोर के डिपार्टमेंट में भी अगर लिखा हुआ होता कि कुछ सर मेंटेनेंस कॉल आउट है, तो अगर तो जो आपका स्टोर का डिपार्टमेंट है वो पहले से रीअपोर्शन हुआ हुआ है तो फिर आप उसको इग्नोर करोगे। लेकिन अगर वो रीअपोर्शन नहीं हुआ हुआ, जैसे जब हम स्टोर को रीअपोर्शन कर रहे थे तो उसके नंबर ऑफ ऑर्डर फ्रॉम स्टोर में मेंटेनेंस के ऑर्डर्स थे, मेंटेन तो हमने मेंटेनेंस के डिपार्टमेंट के अंदर उसके ओवरहेड को रिडिस्ट्रीब्यूट करवाया था क्योंकि अभी मेंटेनेंस खुद रीअपोर्शन नहीं हुआ हुआ। लेकिन अगर अभी आप ये कह रहे हो कि सर स्टोर क्योंकि अब रीअपोर्शन हो चुका है, उसका बैलेंस नलीफाई हो चुका है, एंड इफ इट इज स्टिल वो लिखा हुआ है कि भाई मेंटेनेंस कॉल आउट कुछ स्टोर से भी हुई है, तो क्या हम मेंटेनेंस का जो टोटल ओवरहेड का कुछ हिस्सा स्टोर में डालेंगे, तो जवाब है नहीं डालेंगे। ठीक है, उसको इग्नोर करेंगे। वैसे ऐसा होता नहीं सर है, हम टोटल आप टू अगर खुद सिक्सटी इस नहीं सवाल करते? को भी रियलाइज करो तो वो यहाँ पे फिगर दे सकता था। नहीं नहीं, सर टोटल हम फिर आप टोटल 250 लोगे और आप 250 की ही बेसिस पे दोनों डिपार्टमेंट्स के अंदर, हाँ, तो 250 की बेसिस पे टोटल जो है लोगे और उसी की बेसिस पे आप दोनों डिपार्टमेंट्स के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूशन करवा दोगे। सर जो थर्ड टाइम नहीं हो सकता अपोर्शनमेंट? वैसे ऐसा गिवन नहीं होगा, नहीं थर्ड टाइम कैसे होगा, वरना तो फिर आपका दोबारा से स्टोर के अंदर बैलेंस आ जाएगा ना। अगर स्टोर के अंदर दोबारा बैलेंस आ गया तो क्या उसको आप दोबारा रीपोर्शन कराओगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। इसलिए सिंपली इग्नोर दैट, और ऐसा होगा भी नहीं। आप देख लो, आपका ये सवाल ही अगर आप देख लो तो वो यहाँ पे लिख देता है ना, अगर ऐसा उसको करना होता तो लिख देता है यहाँ पे 10, तो उसको पता है कि भाई स्टोर्स में ऑलरेडी ऊपर ये पोर्शन करवा चुका हूँ। अब मैं अगर यहाँ पे मेंटेनेंस के उसमें भी लिख दूं कि भाई आपका स्टोर ने भी कुछ मेंटेनेंस कॉल आउट्स करी हैं, तो फिर तो वो दोबारा से स्टोर के अकाउंट के अंदर जो है कुछ ना कुछ बैलेंस आ जाएगा। तो क्या तो स्टोर को दोबारा ये पोर्शन करोगे, नो दैट्स नॉट हाउ वी डू इट। हम उसको सिंपली अगर होगा तो फिर इग्नोर कर देंगे, गिवन दैट वो पहले से रिपोर्शन जो दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट है वो हुआ हुआ है। अगर वो रिपोर्शन नहीं सर हुआ हुआ तो हाँ फिर जो भी उसका ओवरहेड जो भी टोटल बनता होगा वो हम उसके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में डाल लेंगे। जी, सर इसमें सिर्फ करेक्ट बेसिस लेने पे मतलब मार्क मिलता है और करेक्ट वैल्यू लिखते हैं तो? करेक्ट। तो मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि प्योरली कैलकुलेशन है, बस आपका कैलकुलेटर अगर सही चल रहा है तो आपके आंसर ये 6 मार्क्स जो है वो मोर और लेस अगर कहा जाए कि फ्री के हैं तो गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा ज्यादा काम अभी है नहीं। सही। तो खैर अब आपका अपोर्शन स्टोर कराने के बाद हमारे पास सब टोटल आया था, हमने मेंटेनेंस को रीअपोर्शन करा दिया तो हमने देखा कि भाई टोटल मेंटेनेंस कॉल आउट 250 थे। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के अंदर टोटल ओवरहेड 49036 का था, 49036 डिवाइडेड बाय 250 मल्टीप्लाई बाय 210 किया तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के अंदर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का जो ओवरहेड मशीनिंग डिपार्टमेंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होना था वो आ गया। और सेम काम किया लेकिन मल्टीप्लाई बाय 40 किया क्योंकि आपका मेंटेनेंस कॉल आउट फ्रॉम द असेंबली डिपार्टमेंट वाज जस्ट 40 टाइम्स, तो फिर हमारे पास असेंबली डिपार्टमेंट में जो मेंटेनेंस का ओवरहेड रिडिस्ट्रीब्यूट होना था वो निकल के आ गया। आपने जो पीछे सब टोटल निकाले थे उनके अंदर इन वैल्यूज को ऐड करोगे तो आपके पास टोटल ओवरहेड कॉस्ट आ जाएगी। और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के अंदर आप देख लो, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया कि जब जहाँ पे पोर्शन लिखा हुआ था मेंटेनेंस वहां पे मैंने दिखा दिया
के मेंटेनेंस के डिपार्टमेंट में 49,036 के ओवरहेड थे एंड दे हैव बीन रीअपोर्शन्ड, दे हैव बीन रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द रिमेनिंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। और अब हमारे पास मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के अंदर कोई ओवरहेड बाकी नहीं रहा। ऑल द ओवरहेड्स हैज बीन टेकन डाउन इनटू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड दैट इज व्हाट आवर फर्स्ट स्टेप इज। जो हम लेक्चर के अंदर भी बात कर रहे थे कि वी विल हैव टू डू एलोकेशन, प्राइमरी अपॉर्चमेंट एंड सेकेंडरी अपॉर्चमेंट, उसके अंदर लास्ट बात यही थी कि उसका कंक्लूजन ये होगा कि आपके तमाम ओवरहेड का जो टोटल था, हाउ मच वर योर ओवरहेड्स, 4,72,000। नाउ द total overheads have been reapportioned or have been distributed within the just two production department जहां पे goods और products actually produce हो रहे थे। तो टोटल ओवरहेड चेंज ही हुआ है। इट्स जस्ट दैट कि आपने जो टोटल ओवरहेड था उसकी हर उसको अपने जो दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं उसके अंदर सही तरीके से क्या कर लिया है, एलोकेट कर लिया है, डिपेंडिंग अपॉन कि किस डिपार्टमेंट ने जो है किस कॉस्ट को कितना जो है उसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। कि लेट्स से फ्लोर एरिया किसी का ज्यादा था, किसी का कम था, सेम कॉस्ट फॉर मेंटेनेंस कॉल आउट। तो अगर कोई बच्चा कहे कि सर हम इसको 50-50% ही कर लेते, गलत हो जाता ना भाई। 50-50% कर लेते तो असेंबली के अंदर देखो तो ज्यादा ओवरहेड्स इंकर हुए हैं एज कम्पेयर टू आपका जो मशीनिंग डिपार्टमेंट है उसके मुकाबले में। तो 50-50% कर लेते तो आपको ये नहीं पता चलता कि किस डिपार्टमेंट से कितना ज्यादा ओवरहेड इंकर हुआ। दैट्स द फर्स्ट एक्टिविटी। इसने आपको 6 मार्क दिला दिए और ये काफी इजी एक्टिविटी है। इसके अंदर व्हाट वी हैव टू जस्ट मेक श्योर कि आप कैलकुलेटर सही से चलाओ एंड यू करेक्टली आइडेंटिफाई कि ओवरहेड जो दिया हुआ है वो किस सुटेबल बेसिस ऑफ अपॉर्चमेंट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। नाउ इवन द सेकंड स्टेप इज इजियर। ये अब पार्ट बी के अंदर क्या कहता है, पार्ट बी के अंदर कहता है कैलकुलेट टू 2 डेसिमल प्लेसेस एंड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फॉर ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जो ओएआर निकलेगा वो हमेशा हर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का अलग निकलेगा। और आगे कहता है यूजिंग अ सुटेबल बेसिस। तो वही सबसे पहले तो ओएआर का फॉर्मूला क्या था, ओएआर का फॉर्मूला मैं लिख भी देता हूं, हमने कल लेक्चर में डिस्कस भी किया था। ओएआर इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल। और उसमें मैंने आपको बात क्या बताई थी, अगर आप रिकॉल कर सको तो मैंने कहा था कि देखो ओवरहेड तो आ गए ना, ओवरहेड तो निकाल लिए तुमने कि भाई मशीनिंग डिपार्टमेंट का 171017 है और असेंबली डिपार्टमेंट का 300983 है। नाउ द केस इज कि मैं एक्टिविटी लेवल इस फॉर्मूले के अंदर लेट्स से अगर मैं कहता हूं कि पहले मैं मशीनिंग डिपार्टमेंट का ओएआर निकाल रहा हूं तो बजटेड ओवरहेड्स दैट आई ऑलरेडी नो दैट इज 171017। व्हाट शुड बी द एक्टिविटी लेवल, उसने कह दिया जस्ट यूज सम सूटेबल बेसिस। तो अगर आपको याद हो मैंने कहा था कि वी विल सी कि वो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है क्या वो कैपिटल इंटेंसिव है या वो लेबर इंटेंसिव है। सो इफ यू लुक एट द डाटा अबव, जो हमारी ऑलरेडी बात हो भी चुकी थी कि मशीनिंग डिपार्टमेंट के अंदर लेबर आवर्स का इस्तेमाल कम है और मशीन आवर्स का इस्तेमाल ज्यादा है, विच सजेस्ट कि आपका जो मशीनिंग डिपार्टमेंट है दैट इज अ कैपिटल इंटेंसिव डिपार्टमेंट एंड हेंस सो इसके अंदर जो बजटेड एक्टिविटी लेवल इस्तेमाल होगा वो जो मशीन आवर्स, जो बजटेड मशीन आवर्स गिवन है 34,300 के, वो इस्तेमाल होगा। सो आई do what, 171017 divided by 34,300 which is the budgeted machine hours for the machining department। और मेरे पास OAR निकल के आ रहा है $4.99 का। और उसके आगे मुझे ये स्पेसिफाई करना लाजमी है कि ये पर मशीन आवर है या पर लेबर आवर है। तो क्योंकि मैंने एक्टिविटी लेवल मशीनिंग डिपार्टमेंट के लिए मशीन आवर्स रखा है और मशीन आवर्स की ही बजटेड फिगर को यहाँ पे रिकॉर्ड भी किया है, तो मेरे पास ये जो OAR निकल के आया $4.99 का, दैट इज ऑन पर मशीन आवर। बट व्हेन वी डू इट फॉर द असेंबली डिपार्टमेंट तो मैंने लिखा कि भैया मैं असेंबली डिपार्टमेंट का ओआर निकाल रहा हूँ, इसके बजटेड ओवरहेड्स 3,09,83 के थे, न्यूमरेटर में आ गए और डिनोमिनेटर में बजटेड एक्टिविटी लेवल जाएगा। बजटेड एक्टिविटी लेवल अब अगर आप वापसी आओ असेंबली डिपार्टमेंट के ऊपर तो वी कैन क्लियरली सी कि असेंबली डिपार्टमेंट में लेबर आवर्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है और मशीन आवर्स का इस्तेमाल कंपैरेटिवली बहुत कम है। So we can clearly make this conclusion कि भाई assembly department is a labor intensive department and hence so जो budgeted activity level रखा जाएगा that is going to be 77,700 labor hours in the denominator। तो 77,700 मैंने रखा डिनोमिनेटर के अंदर। I got the OAR of $3.87। अगेन फिर से स्पेसिफाई कर रहा हूँ पर लेबर आवर है या पर मशीन आवर है, वो बेसिस लिखना OAR के साथ जरूरी है, इसका मार्क होता है। सो $3.87 पर लेबर आवर लिखा तो मुझे जो है मेरे 2 मार्क मिलेंगे। अगर मैं सिर्फ 3.87 लिख के आ जाऊं तो मुझे मेरा दूसरा मार्क नहीं मिलेगा। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द बेसिस। यहाँ पे आपके 4 मार्क्स और हो गए।
तो अभी तक इट्स प्योरली कैलकुलेशन. यू जस्ट इफ यू कैन रिकॉल द फॉर्मूला ऑफ ओएआर व्हिच इज वेरी सिंपल, बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल. तो तुमने ओएआर भी निकाल लिया दोनों डिपार्टमेंट्स का. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट के अंदर वो सर हम इसे कहता है कैपिटल that इंटेंसिव क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा जहाँ पे जब भी जो डिपार्टमेंट आपका मशीन आवर्स जहाँ पे मशीन का इस्तेमाल ज्यादा होता है इवन बिजनेसेस के अंदर भी, तो हम उसको कैपिटल इंटेंसिव ही कहते हैं. सो लेट्स से इफ देयर इज अ बिजनेस जो कि ज्यादा मशीन का इस्तेमाल कर रहा है और लेबर बहुत कम उसके अंदर इस्तेमाल हो रहा है, दैट इज कैपिटल इंटेंसिव. क्योंकि हम ये कह रहे हैं जो कैपिटल का इक्विपमेंट है, जो मशीनरी वगैरह है, वो ज्यादा इस्तेमाल हो रही है एज कम्पेयर टू द ह्यूमन एफर्ट्स, लेबर एफर्ट्स. तो उसको हम फिर इस वजह से कैपिटल इंटेंसिव कह रहे हैं. और अदरवाइज अराउंड हो, लेबर ज्यादा इस्तेमाल हो रहा हो, कैपिटल मशीनरी वगैरह कम इस्तेमाल हो रही हो, तो उसको हम लेबर इंटेंसिव कहते हैं. अच्छा, अब अगर आप आगे आओ तो उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दी है. द एक्चुअल रिजल्ट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 अगस्त 2023 वर एज फॉलोज. अब आपको बताता है, देखो ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, इवन द इंफॉर्मेशन फॉर ओवरहेड्स वाज बजटेड. आप यहाँ पे देखो उसने लिखा हुआ भी था टोटल बजटेड वर्क है. इवन जो एक्टिविटी लेवल था वो भी बजटेड था. तो दैट इज वाई जो आपका इवन ओएआर निकला वो भी बजटेड है. सारा कुछ ये फोरकास्ट के ऊपर बजट्स आपने निकाले हुए और बनाए हुए और उसकी बेसिस पे अभी तक आप कैलकुलेशन कर रहे थे. अब उसने कहा कि भाई साल खत्म हुआ और साल खत्म होने के बाद पता ये चला कि मशीनिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो टोटल ओवरहेड इंकर हुआ वो 2,26,952 इंकर हुआ. और असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर जो टोटल ओवरहेड इंकर हुआ दैट इज 2,67,465 इंकर हुआ. डायरेक्ट लेबर आवर्स पे आओ तो मशीनिंग डिपार्टमेंट के अंदर 28,450 इस्तेमाल हुए, जबकि एमडी के अंदर 72,580 इस्तेमाल हुए. और मशीन आवर की बात करें तो मशीनिंग डिपार्टमेंट के अंदर मशीन आवर 44,120 इस्तेमाल हुए, जबकि असेंबली के अंदर 15,270 इस्तेमाल हुए. तो all of these figures are different from the budgeted figures that we calculated above. अगर आप टोटल ओवरहेड्स को देखो तो फॉर मशीनिंग डिपार्टमेंट हमारे पास यहाँ पे जो फिगर आई थी दैट वाज 171017, लेकिन एक्चुअल में इट्स कंपैरेटिवली वेरी हाई, इट्स 226952. जबकि असेंबली डिपार्टमेंट में जो टोटल ओवरहेड आया था वो 3,09,83 आया था, विच इज 300,983. एक्चुअल में वी गॉट 2,67,465. सो इवन इफ यू लुक एट द आवर्स वाली फिगर तो वो भी डिफरेंट है. तो अब आगे वो क्या मांगता है और विच इज सपोज टू बी डिफरेंट. मैंने आपको बताया भी था कि भाई कॉस्टिंग का मेजर पर्पस ये कि आपको सेलिंग प्राइस कोट करनी होती है और सेलिंग प्राइस कोट करने के लिए यू हैव टू फिगर आउट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इन एडवांस. even before making the actual product you have to determine its cost so that you can quote a selling price to your customer. एंड आप जब उस पर बजट करोगे तो योर बजट आपका जो एक्चुअल रिजल्ट होगा वो एकदम बजट के बराबर सेम तो नहीं आएगा. उसके अंदर कुछ ना कुछ तो डिफरेंशिएशन होगी, या ज्यादा होगी या कम होगी, पर डिफरेंशिएशन जरूर होगी. तो अगले पार्ट में वो आपसे कहता है क्या है, अगले पार्ट के अंदर कह रहा है कैलकुलेट द ओवर एब्जॉर्प्शन और अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स फॉर ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, विच इज अगेन वेरी सिंपल. ये अभी तक आपने जो 10 मार्क्स उठाए हैं ये इसी तरीके से ये सवाल आते हैं और इसी तरीके से आपको करने होते हैं. तो ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब या ओवर एब्जॉर्ब के लिए जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, आई राइट इट एक्चुअल ओवरहेड्स माइनस ओवरहेड एब्जॉर्ब. इसको मैं लिख देता हूँ. जब भी आपको अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन निकालनी हो कि भाई हमारे ओवरहेड्स अंडर एब्जॉर्ब्ड है या ओवर एब्जॉर्ब्ड है, तो वील मेक यूज ऑफ द फॉर्मूला एक्चुअल ओवरहेड्स सबट्रैक्टेड विद द ओवरहेड्स एब्जॉर्ब. ओवरहेड्स एब्जॉर्ब. अच्छा, जब मैं कह रहा हूँ ना ओवरहेड एब्जॉर्ब, तो ओवरहेड एब्जॉर्ब का फॉर्मूला होता है, जो कि फॉर्मूला हमने डिस्कस भी किया था, यहाँ मैंने लिखा हुआ भी है, दैट इज OAR, जो कि आप पिछले पार्ट्स में दोनों डिपार्टमेंट के लिए निकाल के आए हो, मल्टीप्लाइड विद द एक्चुअल एक्टिविटी लेवल. तो लेट से अगर मैं मशीनिंग डिपार्टमेंट के लिए फिगर आउट करना चाहता हूँ कि भाई कितनी अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन है, तो सबसे पहला काम क्या करना है कि मैं मशीनिंग डिपार्टमेंट के ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड निकाल लूंगा. तो ओवरहेड एब्जॉर्ब निकालने के लिए पहले मैं देखूंगा मशीनिंग डिपार्टमेंट का OAR कितना था, दैट वाज 4.99 पर मशीन आवर. दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग. और अब जब मैं OAR तो 4.99 लिख लिया, नाउ आई विल हैव टू मल्टीप्लाई विद द एक्चुअल एक्टिविटी लेवल. अब सवाल ये उठता है कि एक्चुअल एक्टिविटी लेवल मशीनिंग डिपार्टमेंट का मैं डायरेक्ट लेबर आवर लूं या मशीन आवर का लूं. तो द आंसर इज वेरी सिंपल भाई. जब आप OAR निकाल रहे थे तब आपने बजटेड एक्टिविटी लेवल किसका लिया था, तब आपने बजटेड एक्टिविटी लेवल मशीन आवर्स का लिया था. तो अब जब आप इवन ओवरहेड एब्जॉर्ब निकालोगे तो आप एक्चुअल एक्टिविटी लेवल किसका लोगे, आप एक्चुअल एक्टिविटी लेवल मशीन आवर्स का लोगे. क्योंकि OAR निकालते वक्त जब आप मशीनिंग डिपार्टमेंट के लिए OAR निकाल रहे थे तब आपने एक्टिविटी लेवल किसका लिया था, मशीन आवर्स का लिया था. तो अभी भी एक्चुअल एक्टिविटी लेवल से मल्टीप्लाई करते हुए भी आपको कौन सा रखना है, सेम एक्टिविटी लेवल को इस्तेमाल करना है. मतलब सेम जो बेसिस थी, अगर उस वक्त मशीन आवर्स थी तो अभी भी मशीन आवर्स ही की बेसिस इस्तेमाल होगी. सो विच इन दिस केस एक्चुअल मशीन आवर्स इज 44,120. तो एक्चुअल एक्टिविटी लेवल 44,120 से हमने इसको मल्टीप्लाई कराया, वी गॉट द टोटल ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड एज 220
220159। हमारे पास टोटल ओवरहेड एब्जॉर्ब कितना आ गया मशीनिंग डिपार्टमेंट का 220159। अंडर या ओवर एब्जॉर्ब निकालने के लिए मैंने अभी भी आपको बताया एक्चुअल ओवरहेड माइनस ओवरहेड एब्जॉर्ब कराऊंगा। तो अब जरा आप गौर करें इधर, आपके पास जो टोटल एक्चुअल ओवरहेड इंकर हुआ है मशीनिंग डिपार्टमेंट में वो 226952 का है, जबकि जो आपका ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड है वो 220159 का है। यानी कि आपने जो ओवरहेड चार्ज किया इन द कॉस्टिंग प्रोसेस दैट इज 2,20,159, जबकि जो एक्चुअल ओवरहेड जो इंकर हुआ है दैट इज 2,26,952। सिंस योर ओवरहेड दैट यू एब्जॉर्ब इज लेस देन द एक्चुअल ओवरहेड, इसका मतलब क्या है कि आपसे अंडर एब्जॉर्प्शन हुई है। आपने ओवरहेड्स को कम अमाउंट से एब्जॉर्ब कराया, आपको चाहिए था कि आप ओवरहेड को ज्यादा अमाउंट से चार्ज करते, लेकिन आपने उसको कंपैरेटिवली इस डिपार्टमेंट में कम अमाउंट से चार्ज किया, which led to what? Which led to under absorption। और हम यहाँ पे लिख देंगे कि 226952 माइनस 2210,159 का जो डिफरेंस आया 6793, दैट इज द ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब। तो आप जब फिगर निकालोगे तो फिगर आगे निकाल के आपको मेंशन करना पड़ता है कि इफ इट इज अंडर एब्जॉर्ब और इफ इट इज ओवर एब्जॉर्ब। तो यहाँ पे क्योंकि ओवरहेड एब्जॉर्ब कम थे एज कंपेयर टू द एक्चुअल ओवरहेड, तो ये क्या हो गया, ये अंडर एब्जॉर्ब हो गया। इफ वी टॉक अबाउट द असेंबली डिपार्टमेंट, तो अगेन ओवरहेड एब्जॉर्ब निकालने का फॉर्मूला सेम रहेगा, दैट इज योर ओएआर मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। असेंबली डिपार्टमेंट का ओएआर निकाला था 3.87, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 3.87 लेबर आवर था। तो असेंबली डिपार्टमेंट में जब आप देखो जो एक्चुअल फिगर गिवन है, तो डायरेक्ट लेबर आवर की फिगर गिवन है 72,580 आवर्स, जबकि मशीन आवर्स की फिगर गिवन है 15,270। क्योंकि जब मैं ओएआर निकाला था असेंबली डिपार्टमेंट के लिए, तब मैंने एक्टिविटी लेवल लेबर आवर्स रखा था, बजटेड एक्टिविटी लेवल। तो अब जब मैं एक्चुअल एक्टिविटी लेवल से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो भी मुझे क्या रखना पड़ेगा, सेम बेसिस को फॉलो करना पड़ेगा, विच इज योर लेबर आवर्स, विच इन दिस केस इज 72,580। तो ओएआर जो था दैट वाज 3.87 मल्टीप्लाइड बाय 72,580, that gave me the overhead absorbed for the assembly department, which is coming up to be as 2,80,885। ये ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड आ गया। नाउ इफ यू लुक एट द एक्चुअल ओवरहेड जो कि असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर इंकर हुए हैं, so that is 2,67,465। तो पता ये चल रहा है कि आपका ओवरहेड एब्जॉर्ब इस केस में ज्यादा है, which is 2,80,885, जबकि आपका एक्चुअल ओवरहेड जो कि असेंबली डिपार्टमेंट में इंकर हुआ है वो कम है, which is 2,67,465। आपने जब दोनों को सब्ट्रैक्ट कराया तो आपको जैसे ये तो पता चल गया है ना कि ओवर एब्जॉर्प्शन हुई है। अगर आपका ओवरहेड एब्जॉर्ब ज्यादा है और एक्चुअल ओवरहेड कम है तो इट्स ओवर एब्जॉर्प्शन। अगर आपका ओवरहेड एब्जॉर्ब कम है और एक्चुअल ओवरहेड ज्यादा है तो इट्स अंडर एब्जॉर्प्शन। बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, आपने अपना कॉमन सेंस हाजिर रखना है। बट कुछ बच्चे इसको याद रखते हैं कि नेगेटिव आंसर आया तो ये होगा, पॉजिटिव आया तो ये होगा। नहीं भाई, डोंट गेट इनटू दैट। आपने नेगेटिव पॉजिटिव के चक्कर में नहीं पड़ना, आप अपना कॉमन सेंस, अपना दिमाग का छोटे सा जो सबसे छोटा हिस्सा भी अगर इस्तेमाल करो तो आपको अगर फॉर्मुला याद है अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन का, दैट इज ओवरहेड एब्जॉर्ब माइनस एक्चुअल ओवरहेड। देखो मैंने इसको रिप्लेस सर कर दिया, इधर मैंने ओवरहेड बजटेड एब्जॉर्ब। ओवरहेड क्यों नहीं यूज होता? बजट ओवरहेड इसलिए इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि बेटा वो तो आपने बजट किया था ना, क्योंकि आपका जो एक्चुअल एक्टिविटी लेवल हुआ है वो हो सकता है आपके बजटेड एक्टिविटी लेवल से डिफरेंट हो। सो दैट इज वाई जब हम एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं कि आपने ओवरहेड चार्ज कितना किया, देखो बजट ये था कि आपने सोचा था कि इतना ओवरहेड हम जो है ना इंकर करेंगे, दैट इज योर बजट। ओवरहेड एब्जॉर्ब इसके मैंने इतना चार्ज किया, उस बजट के बाद भी मैंने इतना चार्ज किया। और जब आप ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन निकालो तो आपका ताल्लुक ये है, आपका कंसर्न ये कि यार जो मैंने चार्ज किया था और जो मैंने एक्चुअल पे इंकर किया उसमें क्या डिफरेंस है, ताकि आप उस डिफरेंस को अगले अकाउंटिंग ईयर में मिनिमाइज करने की कोशिश करो। तो बजट रेट का तो आप ले ही नहीं सकते क्योंकि बजट तो आपने सोचा था, दैट इज नॉट व्हाट यू हैव चार्ज। ठीक है, जबकि जो आपने चार्ज किया दैट इज योर दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि आपने प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर या बिजनेस की कॉस्ट के अंदर इंक्लूड किया। बजट रेट हो सकता है आपका ज्यादा हो कम हो चार्ज के मुकाबले में, तो हमारा कंसर्न उस ओवरहेड से कि हम चार्ज कर रहे हैं। बजटेड ओवरहेड इज नॉट व्हाट वी आर चार्जिंग ऑन टू द प्रोडक्ट कॉस्ट। तो इस वजह से हम अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन निकालते वक्त एक्चुअल ओवरहेड को कंपेयर कराते हैं विद द ओवरहेड एब्जॉर्ब। अगर आपका ओवरहेड एब्जॉर्ब ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्चुअल ओवरहेड, दैट इज योर ओवर एब्जॉर्प्शन, जितने से भी ज्यादा है। अगर आपका ओवरहेड एब्जॉर्ब कम है एक्चुअल ओवरहेड्स के मुकाबले में, तो ये अंडर एब्जॉर्प्शन है। तो सेकंड असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर क्योंकि ओवरहेड एब्जॉर्ब ज्यादा था एक्चुअल ओवरहेड के मुकाबले में, तो मैंने लिखा 13,420 और उसके आगे मैंने मेंशन कर दिया ओवर एब्जॉर्प्शन या ओवर एब्जॉर्ब कि ये आपके ओवरहेड्स क्या है, ओवर एब्जॉर्ब्ड है, आपने ज्यादा चार्ज किए हैं, जबकि एक्चुअल में आपने इस डिपार्टमेंट में ओवरहेड जो इंकर किया है वो कंपैरेटिवली कम। मूविंग फर्दर अहेड, अब हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है और देखते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमसे क्या कहता है। एंड्रियाज हैज बीन अप्रोच बाय, बोलिए।
सर तो बजटेड निकालने से क्या फायदा मिलता है, क्या पता चलता है उससे? बजटेड आपने निकाले नहीं थे, बजटेड उससे हम ओवरहेड को कंपेयर आपने कराते हैं। इस्तेमाल किया था। बजटेड ओवरहेड को आपने कराते इस्तेमाल किया था टू कैलकुलेट एन ओएआर, ठीक है, कि भाई एस्टिमेटेड बेसिस पे हमारा ओएआर कितना आएगा, ठीक है। उस ओएआर को आप इस्तेमाल करते हो टू कैलकुलेट और टू चार्ज दी ओवरहेड ऑन टू योर प्रोडक्ट कॉस्ट, ठीक है। वो अच्छा। आपका तो बजटेड ओवरहेड का जो आप कह रहे हो ना इस्तेमाल किया है, वो आपको इस्तेमाल कहाँ पे आ रहा है, ओएआर निकालने पे इस्तेमाल आ रहा है, जिसकी बेसिस पे आप ओवरहेड की कॉस्ट को तो क्या हमें करवा रहे एक्टिविटी हो, लेवल्स एब्जॉर्ब करा गिवन रहे हो, होता है। चार्ज करा रहे हो। जी बिल्कुल, ये सवाल में भी तो गिवन थे ना आपके पास, बजटेड सही। एक्टिविटी लेवल्स भी यहाँ पे गिवन थे और एक्चुअल एक्टिविटी लेवल्स भी गिवन थे। देन आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमसे कह रहा है, एंड्रियास हैज बीन अप्रोच्ड बाय अ न्यू कस्टमर विशिंग टू मेक अ स्पेशल ऑर्डर फॉर 120 बाइसाइकिल्स with modifications to the customer's own specification. In order to complete the order, the following would apply for the manufacture of one bicycle. तो कह रहा है कि भाई जो बिजनेसमैन है, जो ओनर है, उसके पास एक कस्टमर आया जो किसको 120 बाइसाइकिल्स को ऑर्डर देना चाह रहा है, लेकिन वो 120 बाइसाइकिल्स वो अपनी स्पेसिफिकेशन की बेसिस पे बनवाना चाह रहा है। और द फॉलोइंग वुड अप्लाई टू मैन्युफैक्चर वन ऑफ वन बाइसाइकिल, और कह रहा है कि भाई एक बाइसाइकिल बनाने के लिए ये चीजें अप्लाई होंगी। तो द टोटल मटेरियल कॉस्ट वुड इंक्रीज बाय 30%। कह रहा है कि जो आपकी टोटल मटेरियल कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी, 30% से बढ़ जाएगी। और अगर आप पहले नॉर्मल जो आप मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट पे लगा रहे हो, वो कितनी लगा रहे हो, आपके पास मटेरियल कॉस्ट किधर गिवन है, गिवन है नहीं गिवन है, डायरेक्ट लेबर, आवर्स, डायरेक्ट लेबर, हाँ ये डायरेक्ट मटेरियल गिवन है ना आपके पास। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल गिवन था कितना, 45.6 का, ठीक है, और वो एक बाइसाइकिल के लिए गिवन था। देखो, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर वन बाइसाइकिल, तो आपके पास नॉर्मल मटेरियल $45.6 का लग रहा था। अब वो कह रहा है कि भाई एक मटेरियल जब अगर आप कस्टमर की स्पेसिफिकेशन मानते हो, तो उस पे मानने पे अगर जाओगे तो आपकी मटेरियल कॉस्ट 30% से बढ़ जाएगी। आगे फिर कहता है द डायरेक्ट लेबर, अच्छा इसको हम साथ साथ बना भी लेते हैं ना, कि लेट्स अगर हम एक बाइसाइकिल के लिए बात करें, तो एक बाइसाइकिल की हमारी नॉर्मल मटेरियल कॉस्ट 45.6 है। अगर ये 30% से बढ़ रही है, तो दैट वुड बी 45.6 मल्टीप्लाई बाय 130%, विच इज कमिंग अप टू बी एज $59.28, कि मेरी मटेरियल कॉस्ट 45.6 से बढ़ के 59.28 चली जाएगी। कुछ बच्चे इसको ऐसे भी करना चाहते हैं कि सर हम पहले 45.6 का 30% निकालेंगे, और फिर जो हमारे पास वैल्यू आएगी हम उसको 45.6 में ऐड करेंगे। थोड़ा सा लंबा है, अब तुम्हें दो दफा कैलकुलेटर इस्तेमाल करना पड़ेगा, बट हाँ दैट इज इक्वली एक्सेप्टेबल। बट आई वुड रिकमेंड, क्योंकि पेपर के अंदर टाइम मैनेजमेंट की एक चीज होती है कि आप सिंपली अगर कभी कहा है ना कि इतने परसेंट से कॉस्ट बढ़ेगी, तो बस जस्ट ऐड 100 के अंदर वो परसेंटेज ऐड करो। तो लेट्स से इट्स 30%, मैंने 100 प्लस 30 किया, और मैंने उस कॉस्ट को सिंपली उससे मल्टीप्लाई करा लिया, 45.6 को मल्टीप्लाई बाय 130% किया। आई गॉट दी न्यू मटेरियल कॉस्ट, जो कि अब एक बाइसाइकिल बनाने पे या इस कस्टमर की एक बाइसाइकिल बनाने पे लगेगी। सिमिलरली जब हम आगे गए तो उसने कहा द डायरेक्ट लेबर आवर्स इन द मशीनरी डिपार्टमेंट वुड इंक्रीज बाय 50%। कह रहा है जो लेबर आवर्स है मशीनरी डिपार्टमेंट के अंदर वो 50% से बढ़ जाएंगे। And an additional 15 minutes of direct labor hours would be required in the assembly department। कह रहा है कि लेबर आवर्स, जो डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं वो क्या हो रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं। इनडायरेक्ट की बात नहीं कर रहा, डायरेक्ट लेबर आवर्स की बात कर रहे हैं, कि दोनों डिपार्टमेंट्स के अंदर जो डायरेक्ट लेबर आवर्स थे आपका मशीनिंग डिपार्टमेंट के अंदर, दे आर इंक्रीजिंग बाय 50%, और जो आपका असेंबली डिपार्टमेंट है उसके अंदर 15 मिनट से बढ़ रहा है। तो अब मुझे डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट निकालनी है ऑब्वियसली, तो मैंने डायरेक्ट लेबर की हेडिंग डाली, और दोनों डिपार्टमेंट्स के अंदर क्योंकि डायरेक्ट लेबर डिफरेंट काम कर रहा है और डिफरेंट टाइम पीरियड कंज्यूम कर रहा है, इवन उसकी वेज रेट भी डिफरेंट है, तो दोनों डिपार्टमेंट्स को पहले मैं अलग लिख के उसका सम निकाल लूंगा कि भाई टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है। तो अगर वापसी ऊपर जाए, हमारे पास जो लेबर इस काम कर रहा था, लाइक से कौन से डिपार्टमेंट में, मशीनिंग डिपार्टमेंट के अंदर लेबर काम कर रहा था एक यूनिट बनाने के लिए 30 मिनट्स। उसने एडजस्टमेंट में कह दिया कि भाई अब आपको अगर कस्टमर की स्पेसिफिकेशन पे जाते हो तो मशीनिंग डिपार्टमेंट के अंदर एक यूनिट बनाने के लिए 50% टाइम ज्यादा लगेगा। सो इनिशियली अगर वो आपको 30 मिनट लग रहा था, तो अब अगर आप 30 मल्टीप्लाई बाय 150% कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 45 मिनट्स अब आपको एक प्रोडक्ट बनाने में लगेंगे। या हमने तो इसके लिए बल्कि आवर्स भी निकाल लिए थे, हमने कहा था कि भाई क्योंकि आवर पे काम करो तो बेहतर है आपके लिए। क्यों सर, क्यों बेहतर है, क्योंकि आपका जो वेज रेट गिवन है वो पर आवर की बेसिस पे गिवन है। तो इफ आई वुड से कि पहले मशीनिंग डिपार्टमेंट को एक यूनिट बनाने के लिए 0.5 आवर्स लग रहे थे, विच इज लाइक ऑब्वियसली 30 मिनट्स, और अब क्योंकि वो 50% से बढ़ रहा है, तो मैं कहूंगा अब उसको 0.5 मल्टीप्लाई बाय 150% जो है वो आवर्स लगेंगे। और फिर जो मेरे पास 0.5 मल्टीप्लाई बाय 150% करके जो नंबर ऑफ आवर्स आएंगे, उसको मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा विद द वेज रेट ऑफ लेबर्स हु आर वर्किंग इन द मशीनिंग डिपार्टमेंट, विच इज $10 पर आवर। तो आप
यहाँ पे देखें यही काम मैंने किया हुआ है। मैंने बोला कि भाई क्या काम किया हुआ है, मैंने कहा कि 10 आपके पास, ये तो वेज रेट आ गया, ठीक है मैं लिख भी देता हूँ, ये तो 10 तो वेज रेट था। मैंने कहा 45/60, 45/60 कितने के बराबर है, 0.75 के बराबर है। तो 45/60 इज बेसिकली योर नंबर ऑफ मिनट्स को हम कन्वर्ट कराते हुए दिखा रहे हैं किसमें, आवर्स के अंदर। तो इट्स अप टू यू, यू वांट टू डू इट दिस वे कि भाई मैं पहले जो है 30 मिनट का 150% लूंगा, और मेरे पास आएगा 45 मिनट्स, और फिर मैं इस 45 मिनट को आवर में कन्वर्ट कराऊंगा डिवाइड बाय 60 करके, और उसके बाद जो है मैं उसको वेज रेट जो कि $10 पर आवर उससे मल्टीप्लाई कराऊंगा। तो दैट्स अप टू यू। कन्वर्ट कराना लाजमी है। क्यों कन्वर्ट कराना लाजमी है? क्योंकि जो वेज रेट गिवन है, जो उसने पर आवर का लेबर रेट दिया हुआ है, वो पर आवर की बेसिस पे दिया हुआ है कि भाई 1 घंटा जब आपका लेबर काम कर रहा है तो आपका इतना खर्चा हो रहा है। सो वो काम तो आपको कन्वर्जन का करना ही करना है। नाउ अब ये आपके ऊपर है कि आप पहले से ही कन्वर्जन कर लो। आपको क्या 30 मिनट पहले लग रहा था, विच इज 0.5 आवर, और अब अगर 150% ज्यादा लग रहा है, 2.5 इंटू विच विल बी 0.75 आवर्स। तो दोनों तरीके से यू रीच टू द सेम थिंग। ये भी आपको 0.75 ही देगा, वो भी आपको 0.75 ही देगा, मल्टीप्लाइड विद द वेज रेट विच इज $10 पर आवर। तो हमारे पास एक यूनिट ऑफ दिस बाईसाइकिल बनाने के लिए मशीनिंग डिपार्टमेंट के अंदर 7.5 का जो लेबर कॉस्ट है वो इंकर हो रहा है। देन अगर आगे बढ़े तो हमारे पास अगला जो डिपार्टमेंट था दैट वाज द असेंबली डिपार्टमेंट। और असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर हमारे पास लेबर के कितना टाइम इस्तेमाल हो रहा था? असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर लेबर का हमारे पास 105 मिनट इस्तेमाल हो रहा था, ठीक है। और उसने कहा है कि जो एडजस्टमेंट अगर आप पढ़ो तो कह रहा है कि असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर अब लेबर को 15 मिनट ज्यादा लगेंगे। ये देखिए यहाँ पे उसने कहा हुआ है 15 मिनट्स एंड एन एडिशनल 15 मिनट्स ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स वुड बी रिक्वायर्ड इन दी असेंबली डिपार्टमेंट। तो अगर पहले 105 मिनट था, 105 प्लस 15 कर दो, दैट वुड बी 120 मिनट्स। 120 मिनट्स इज सिंपली 2 आवर्स। चाहो डिवाइड कर लो, 120 डिवाइड बाय 62 आवर्स निकल के आएगा। और वेज रेट जो लेबर आपका असेंबली डिपार्टमेंट में काम कर रहा था, उसका वेज रेट $12 पर आवर था। तो 2 आवर्स जो आप एक बाईसाइकिल बनाने के लिए आपको टाइम लग रहा है इस कस्टमर की, उसको आप मल्टीप्लाई कराओगे किससे? $12 से पर आवर से, जो कि आपकी 1 घंटे की लेबर की तनख्वाह है, हु इज वर्किंग इन दी असेंबली डिपार्टमेंट। तो अब अगर आप इसका टोटल करो ना, ये आपके पास क्या हो गई? ये आपके पास डायरेक्ट कॉस्ट हो गई, ठीक है। उसने मांगा भी यही था, कैलकुलेट द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन बाईसाइकिल फॉर द स्पेशल ऑर्डर। तो डायरेक्ट कॉस्ट निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? डायरेक्ट कॉस्ट इज बेसिकली और वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट आपके पास यही तो होती है मेजरली, एक मटेरियल कॉस्ट होती है आपके पास, और दूसरी आपकी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है। आपने जब मटेरियल और लेबर दोनों की कॉस्टों को ऐड कर लिया तो यू गेट 96.78 विच इज योर डायरेक्ट कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट, और डायरेक्ट कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा, फिर आगे उसने एडजस्टमेंट 3 भी दी है, ठीक है। एडजस्टमेंट 3 में आपको क्या कहता है? ये तो हमने डायरेक्ट कॉस्ट का लेना देना सिर्फ पहली दो एडजस्टमेंट से था, लेकिन इफ वी रीड द एडजस्टमेंट 3 एज वेल, उसमें वो कहता है ड्यू टू वर्कर्स इन द असेंबली डिपार्टमेंट ऑलरेडी वर्किंग एट फुल कैपेसिटी, these workers would have to work overtime to complete the order at a premium of 25%। अच्छा 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 अच्छा। फिर मैं ये नहीं 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 नहीं, ये जो मैंने आपको ऊपर कहा ना कि आप इसको 12 से मल्टीप्लाई करा दो, नो दैट वुड बी रॉन्ग। अगर तो अब 12 तो नॉर्मल वेज रेट था, असेंबली डिपार्टमेंट में जो लेबर काम कर रहा है उसका नॉर्मल वेज रेट $12 पर आवर है। अगर आप एडजस्टमेंट 3 देखो तो उसमें वो कह रहा है कि भाई क्योंकि असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर जो लेबर काम कर रहा है वो ऑलरेडी फुल कैपेसिटी पे है, तो अब अगर आप उससे फर्दर काम कराना चाहते हो तो यू हैव टू पे देम ओवर टाइम एट अ प्रीमियम ऑफ 25% ऑन द यूजुअल डायरेक्ट लेबर रेट। यूजुअल डायरेक्ट लेबर रेट क्या है? यूजुअल डायरेक्ट लेबर रेट जो कि लेबर आपका असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहा है वो $12 पर आवर है। तो $12 पर आवर को अगर 25% से बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 125% कर दो, तो यू विल गेट $15 पर आवर का रेट। दैट इज योर न्यू रेट। अच्छा, इसको मैंने मल्टीप्लाई 15 से ही कराया था, लेकिन आपको मैंने कह ही दिया था कि उसको हम वेज रेट 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। नो, दैट वुड बी रॉन्ग। क्यों रॉन्ग? क्योंकि उसने एडजस्टमेंट 3 के अंदर कह दिया है कि भाई अब अगर आपको फर्दर नॉन प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहा है, कह रहा है कि ये वाला अगर ऑर्डर फुलफिल करना है ना, तो असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर वर्कर्स के पास टाइम नहीं है। लेकिन अगर आपको ऑर्डर फुलफिल करना है तो आपको फिर क्या देना है? ओवर टाइम पे करना है। ओवर टाइम पे करोगे तो पहले नॉर्मल जो आप रेट पे कर रहे हो वो $12 पर आवर का है, अब आपने 25% ज्यादा पे करना है ऑन द यूजुअल डायरेक्ट लेबर आवर रेट, तो दैट वुड बी नॉर्मल रेट $12 था, 12 को मल्टीप्लाई करा 125% से, तो आई गॉट $15 पर आवर विच इज गोइंग टू बी माई डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर विच इज गोइंग टू बी माई कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर विच इज वर्किंग और हु इज वर्किंग इन दी असेंबली डिपार्टमेंट। और टोटल किया तो टोटल से ही से 96.78 जो हमारे पास पर यूनिट की डायरेक्ट कॉस्ट का निकल कर आया।
सो दैट वाज जस्ट पार्ट डी। अब अगर हम आगे जाएं तो आगे हमसे क्या कहता है, इन ऑर्डर टू रिमेन कंपेटिटिव एंड्रियास विशेस टू अचीव अ 30% ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑन ऑल वर्क। तो अब यहाँ पे देखो दोबारा से मार्जिन वाली कहानी आ गई जो हम लोग इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के अंदर पढ़ के आए थे। तो कह रहा है कि भाई एंड्रियास इज विशिंग टू अचीव अ 30% मार्जिन, प्रिपेयर a स्टेटमेंट टू शो द टोटल सेलिंग प्राइस। देखो क्या मैंने आपको कहा था ना, प्रॉब्लम जो सारा जो हम काम कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का, उसका मकसद क्या है? उसका मकसद सिंपल ही है कि आप जब प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कर रहे हो तो कॉस्टिंग के अंदर जो है आप ओवरहेड्स को इंक्लूड कर सको अलोंग विद योर ऑब्वियसली डायरेक्ट कॉस्ट एज वेल। तो अब वो क्या कह रहा है कि भाई टोटल सेलिंग प्राइस निकाल के दो, गिवन दैट कि हमें 30% का मार्जिन रखना है, that Andrea should quote to the customer in order to achieve a 30% gross margin on the order। तो आपके पास जो कह रहे हैं 120 बाईसाइकिल का ऑर्डर आया है, जिन बाईसाइकिल को पर यूनिट बनाने की जिसकी डायरेक्ट कॉस्ट पर यूनिट 96.78 निकाली है, कह रहा है कि अगर तो हमें 30% मार्जिन रखना है तो बताओ हम उसको क्या सेलिंग प्राइस कोट करें। तो देखिए डायरेक्ट कॉस्ट तो आपने ऑलरेडी ऊपर निकाल ली है, और इसको हम लोग मैंने आपको बताया था प्राइम कॉस्ट भी कह सकते हैं। इसको हम जब हम डायरेक्ट कॉस्ट को तमाम डायरेक्ट कॉस्ट को ऐड कर लेते हैं तो दैट गिव्स मी द प्राइम कॉस्ट एज वेल। तो हम इसको डायरेक्ट कॉस्ट पर यूनिट कहें प्राइम कॉस्ट पर यूनिट कहें, दैट वुड बी कंप्लीटली एक्सेप्टेबल। तो यहाँ पे डायरेक्ट कॉस्ट पर यूनिट हमारे पास आ गई ऑलरेडी 96.78, लेकिन वो पर यूनिट के लिए आई थी, ठीक है, या ये आपके पास पर यूनिट के लिए, और हम टोटल कितनी बाईसाइकिल का ऑर्डर कर रहे हैं, 120 बाईसाइकिल का ऑर्डर कर रहे हैं। एंड ऑब्वियसली जो हम सेलिंग प्राइस भी कोट करेंगे वो पूरी 120 बाईसाइकिल्स के लिए कोट करेंगे। तो मैंने कहा कि भाई डायरेक्ट कॉस्ट आपके पास एक यूनिट एक बाईसाइकिल बनाने की 96.78 है, मल्टीप्लाई बाय 120 करो तो आपके पास टोटल डायरेक्ट कॉस्ट, या जिसको जैसे मेंशन किया हुआ है कि आपके पास टोटल प्राइम कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 11613.6 की निकल के आ रही। ठीक है, प्राइम कॉस्ट के बाद आपका खामी क्या होता है? प्राइम कॉस्ट के बाद अगर आप कल का लेक्चर रिकॉल कर सको तो लास्ट बात यही इसी स्टेटमेंट से रिलेटेड की थी कि भाई सेलिंग प्राइस निकालने के लिए यू हैव योर फर्स्ट प्राइम कॉस्ट और योर टोटल डायरेक्ट कॉस्ट, वो आ गई आपके पास 11613.6, क्योंकि वो कंपैरेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। अब ओवरहेड कैसे एब्जॉर्ब कराए? सो लुक सर एट द इसमें हम फैक्ट लोग योर सब ओवर। डेसिमल में क्यों ले रहे हैं? क्यों बेटा, अब यहाँ पे काम आप डिफरेंट हो रहा है ना, यहाँ पे आप सेलिंग प्राइस कोट करो, वहाँ पे आपसे वहाँ पे जो अमाउंट थी वो कंपैरेटिवली लार्जर थी, तो वहाँ पे आपका पॉइंट में रखने का फायदा कोई नहीं था, वो आपकी वर्किंग को बस क्लटर्ड अप कर देता। यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस कोट करनी है तो यहाँ पे आप सारी चीजें पॉइंट में लोगे। सिर्फ वो जो टेबल जो बना हुआ है ना, वहां पे यू आर अलाउड टू लाइक राउंड ऑफ द फिगर्स। बाकी हर जगह पे आप चाहे ओआर निकाल लो, अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन निकाल लो, कोई भी काम करो तो वहां पे हर जगह पे आपने पॉइंट्स के अंदर ही काम करना है। और स्पेशली सेलिंग प्राइस कोट करने वाला तो सारा काम जो होगा वो जितने भी 2 डेसिमल के आपने जो पॉइंट्स आ रहे हैं वहां तक लेके जाना होगा उसको। तो खैर हमारे पास टोटल डायरेक्ट प्राइम कॉस्ट निकल के आ गई कितनी भाई, 11613.60 डॉलर फॉर द होल 120 बाईसाइकिल्स। अब मैंने क्या नेक्स्ट काम कराने, मैंने ओवरहेड को एब्जॉर्ब कराना। अगेन देखो तुम्हें पता है कि ओवरहेड एब्जॉर्ब का फॉर्मूला क्या है? अच्छा, पिछले जो केस था उसके अंदर तो वी वर टॉकिंग अबाउट द होल बिजनेस, कि भाई पूरे बिजनेस का ये जो है एक्चुअल ओवरहेड इतना हुआ है, और हमारा ओएआर जो हमारा ओएआर था उसकी बेसिस पे ओवरहेड एब्जॉर्ब इतना आ रहा है, तो भाई इतनी अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन है। right now you are just concerned with this particular order of 120 बाईसाइकिल्स, तो आप जो अपना ओवरहेड एब्जॉर्ब कराओगे वो सिर्फ इन्हीं 120 बाईसाइकिल्स की बेसिस पे कराओ। इस तरीके से अभी देखो, पहले तो 2 डिपार्टमेंट है तो हर दोनों डिपार्टमेंट का जो ओवरहेड एब्जॉर्ब होना है वो डिफरेंट होगा। तो मैंने लिखा आठ ओवरहेड एब्जॉर्ब, और पहले मैंने हेडिंग डाल दी किसकी, मशीनिंग डिपार्टमेंट की। नाउ इफ यू लुक एट द मशीनिंग डिपार्टमेंट, सबसे पहले तो ओवरहेड एब्जॉर्ब का फॉर्मूला क्या है, इनटू एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। व्हाट वाज द ओएआर फॉर मशीनिंग डिपार्टमेंट, हमने कैलकुलेट किया था 4.99 पर मशीन आवर। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे एक्टिविटी लेवल, कौन सा एक्टिविटी लेवल से, जो कि एक बाईसाइकिल बनाने में इस्तेमाल हो रहा है फॉर दिस कस्टमर। तो कितना आपका मशीनिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, मशीन आवर। क्यों मशीन आवर? क्योंकि भाईजान आप इधर अगर फोकस करो तो आपका ओएआर मशीन आवर की बेसिस पर निकला है। तो अगर कोई बच्चा, बहुत कॉमन मिस्टेक है ओवरहेड, जो सबसे जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना, रिमेनिंग ऑफ द पार्ट्स अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन तक, पार्ट सी तक इट्स इजी। सबसे ज्यादा बच्चे ये कॉस्टिंग स्टेटमेंट बनाने में, सेलिंग प्राइस कोट करने में जो है ना वो घबराते हैं। देखो इसका पहला पार्ट तो कंपैरेटिवली सिंपल है कि आपने प्राइम कॉस्ट निकाल ली, तो ओनली कॉम्प्लेक्स पार्ट कि आप अब ओवरहेड कैसे एब्जॉर्ब कराओगे, बिकॉज नाउ यू हैव अ लॉट ऑफ डाटा। आप पीछे से इतना बड़ा भी सवाल करते हुए आ रहे हो, आपके पास बहुत सारा डाटा है, आपका फोकस देखो ओएआर तो चेंज नहीं होता, वो तो सेम ठीक है, जो आप निकाल चुके हो वो सेम रहा है, ठीक है। ओएआर तुमने निकाल लिया 4.99 मशीन आवर मशीनिंग डिपार्टमेंट के लिए, तो वो तो सेम रहा 4.98। नाउ द थिंग इज कि भाई 120 बाईसाइकिल्स बनाने के लिए मशीन आवर कितना इस्तेमाल हो रहा है इन दी मशीनिंग डिपार्टमेंट। फिर से रिपीट करूंगा,
आपका 4.99, क्योंकि ओवरहेड एब्जॉर्ब करा रहे हो, फॉर्मूला फॉर विच इज OAR मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। ठीक हो गया। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई क्योंकि मशीनिंग डिपार्टमेंट का ओवरहेड एब्जॉर्ब करा रहे हो और OAR तुम्हारा 4.99 पर मशीन आवर है, तो अब तुम जब एक्टिविटी लेवल से मल्टीप्लाई कराओगे तो यू कांट टेक दी एक्टिविटी लेवल फॉर डायरेक्ट लेबर आवर्स। और बच्चे ने यही गलती की होगी, लेबर आवर मेजोरिटी ऑफ द बच्चे टेस्ट के अंदर भी अगर सवाल जब भी पेपर का होगा, क्योंकि पूरी उसने अभी यहाँ पे जो बात की है ना, अगर आप इधर बात देखो उसकी जितनी भी उसने की थी, उसने सिर्फ और सिर्फ लेबर आवर्स के बारे में बात की, उसने कोई मशीन आवर का जिक्र ही नहीं किया। उसने एक लफ्ज भी उस मशीन आवर के लिए कुछ बोला ही नहीं। आप देख लो एडजस्टमेंट 2 पढ़ो, बता रहे कि आपका लेबर आवर मशीन डिपार्टमेंट में कितना ज्यादा होगा या आपका असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर वो कितना ज्यादा होगा। एडजस्टमेंट 3 में वो डायरेक्ट लेबर आवर की वेज रेट पे बात कर रहे हैं कि भाई असेंबली डिपार्टमेंट में तो उनकी वेज रेट ज्यादा देनी पड़ेगी। उसने मशीन आवर के बारे में एक कोई सिंगल बात नहीं करी। भाई जब उसने एक कोई सिंगल बात नहीं करी थी, तो अगर आप ऊपर देखो ना, तो उसने कहा हुआ था कि इन ऑर्डर टू कंप्लीट द ऑर्डर द फॉलोइंग वुड अप्लाई फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ वन बाईसाइकिल, कि ये चीजें भी अप्लाई होंगी, ये चीजें एडिशनल हैं। जो नॉर्मल हमारा स्टैंडर्ड जो चल रहा है या जो बजट चल रहा है उसके अलावा ये चीजें जो है वो डिफर हो जाएंगी कि भाई आपकी मटेरियल कॉस्ट 30% से बढ़ जाएगी, आपका लेबर का जो टाइम है वो असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर पर यूनिट बनाने के लिए इतना बढ़ेगा, मशीनिंग डिपार्टमेंट के अंदर इतना बढ़ेगा। लेकिन अगर वो ये बात नहीं कह रहा कि मशीन आवर्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि जो ऊपर आपको एक बाईसाइकिल बनाने के लिए मशीन आवर्स लग रहे थे, कितने मशीन आवर्स लग रहे थे एक बाईसाइकिल बनाने के लिए ऊपर? मशीन आवर्स मशीनिंग डिपार्टमेंट के अंदर एक बाईसाइकिल बनाने के लिए लग रहे थे 20 मिनट। और उसने अगर कोई अलग बात नहीं बोली थी तो आई गो विद दिस अजम्पशन के अभी भी एक बाईसाइकिल बनाने के लिए मशीनिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो मशीन आवर्स लग रहे हैं वो 20 मिनट ही लग रहे हैं। वो चेंज नहीं हुई क्योंकि उसने कहीं बात ही नहीं की हुई। जब उसने कहीं बात ही नहीं की हुई तो मैं उसी असम्पशन के साथ चलूंगा जो सवाल की एकदम स्टार्टिंग में उसने दी हुई थी कि भाई एक बाईसाइकिल बनाने के लिए आपको मशीनिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो मशीन आवर लग रहे हैं वो 20 मिनट लग रहा है। तो सबसे ज्यादा बड़ी मिस्टेक जो आप यहाँ पे कर सकते थे, क्या कर सकते थे? आप ओवरहेड एब्जॉर्ब मशीनिंग डिपार्टमेंट के कराते हुए यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक कर सकते थे कि आप इसको लेबर आवर से मल्टीप्लाई करा देते। वो तो सेंसलेस बात हो जाती, वहीं पे आपका सवाल गलत हो गया। ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली अब अगला ओवरहेड जो आप एब्जॉर्ब कराओगे वो भी गलती करा दोगे। तो वो तो आपने नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि भाई तुम देखो ना कि जो तुम OAR इस्तेमाल कर रहे हो, जो तुमने मशीनिंग डिपार्टमेंट में इनिशियली निकाला था, वो अगर मशीन आवर की बेसिस पे है तो तुम ओवरहेड एब्जॉर्ब कराते हुए लेबर आवर ले ही नहीं सकते। एंड ऑफ स्टोरी, खत्म हो गई बात। अब हमें पता चल गया अच्छा सर ठीक है ओवरहेड एब्जॉर्ब करा रहे हैं क्योंकि मशीनिंग डिपार्टमेंट का ओवरहेड एब्जॉर्ब करा रहे हैं। और मशीनिंग डिपार्टमेंट का जब हमने OAR निकाला था सो दैट वाज बेस्ड ऑन द एक्टिविटी लेवल ऑफ मशीन आवर्स एंड दैट गिव मी एन आंसर ऑफ $4.99 पर मशीन आवर। तो अब मैं इसको मल्टीप्लाई भी मशीन आवर से कराऊंगा। और आपने अभी ऊपर दिखा भी दिया कि नॉर्मली एक बाईसाइकिल बनाने पे मशीनिंग डिपार्टमेंट के अंदर 20 मिनट इस्तेमाल हो रहे थे मशीन आवर के। तो अब अगर मैं 120 बाईसाइकिल बनाने जाता हूँ तो सबसे पहले तो मैं ये कह लूंगा कि भाई एक अगर यूनिट बनाने पे 20 मिनट का टाइम लग रहा था, मशीन आवर्स स्पेसिफिकली मैं लिख भी देता हूँ, मशीन आवर्स लग रहे थे, वो भी किधर? मशीन आवर्स भी किधर? मशीनिंग डिपार्टमेंट के अंदर। क्योंकि आपसे एक तो गलती मैंने बता दी आपको, आप क्या कर सकते थे, एक गलती मैंने आपको बता दी कि आप लेबर आवर ले लेते तो वहीं पे बात सेंसलेस हो जाती। एक जो कि आपका रिप्रेजेंट होता कि यार थोड़ा बहुत बच्चे को कॉन्सेप्ट था लेकिन फिर भी ये फंबल्ड अपॉन, वो क्या कर सकते थे आप? वो आप ये कर सकते थे कि आप मशीन आवर ले लेते लेकिन आप ये वाले असेंबली डिपार्टमेंट के मशीन आवर ले लेते, 15 मिनट ले लेते, वहां पे भी कहानी खत्म हो जाती, वहां पे भी क्वेश्चन आपका जो सॉल्व करो गलत हो जाता है। एंड दीज आर द मिस्टेक्स व्हिच आई सी रेगुलरली इन स्टूडेंट्स पेपर। रेगुलर मिस्टेक्स है ये बच्चों की जो मैं आपको बता रहा हूँ जो होती हैं। तो आपके पास अब जो आपने मशीन आवर लेना है, सी बिकॉज यू आर एब्सॉर्बिंग द ओवरहेड्स ऑफ मशीनिंग डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर, तो आपने यहाँ पे जो आवर्स देने हैं वो कौन से वाले देने हैं? वो आपने आवर्स देने हैं जो मशीनिंग डिपार्टमेंट में मशीन के लगे हैं। सुन ले फिर से बात, दो चीजों का ख्याल रखना था। यू आर एब्सॉर्बिंग द ओवरहेड ऑफ मशीनिंग डिपार्टमेंट, तो आपने पहले देखा कि यार जो मशीनिंग डिपार्टमेंट का OAR निकाला है दैट वाज बेस्ड ऑन मशीन आवर्स। ठीक है, तो इफ आई हैव टू मल्टीप्लाई इट, आई हैव टू मल्टीप्लाई इट विद मशीन आवर्स, आई कांट मल्टीप्लाई इट विद द लेबर आवर। एंड ऑफ स्टोरी। ठीक है, अब मशीन आवर में भी आपके पास मशीन आवर दो हैं, एक वो जो मशीनिंग डिपार्टमेंट के अंदर इस्तेमाल हुए हैं, दूसरे वो जो असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर इस्तेमाल हुए हैं। बट सिंस
आप मशीनिंग डिपार्टमेंट के ओवरहेड को एब्जॉर्ब करा रहे हो, तो आपका मशीन आवर से भी कौन से वाले मशीन आवर से लेना देना है? उन मशीन आवर से लेना देना है जो कि मशीनिंग डिपार्टमेंट के अंदर इस्तेमाल हुआ है, विच इज 20 मिनट इक्विवेलेंट टू 0.5 आवर। तो मैं कहता हूँ कि एक यूनिट बनाने के लिए जो मशीन आवर इस्तेमाल हुआ है इन दी मशीनिंग डिपार्टमेंट, वो 20 मिनट इस्तेमाल हुआ है। तो 120 यूनिट बनाने के लिए सिंपल रेशियो लगाया, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, मुझे पता चल गया कि 120 यूनिट बनाने के लिए 2400 मिनट्स जो है वो इस्तेमाल होंगे। और क्योंकि मुझे आवर्स में चाहिए कहानी, क्योंकि OAR भी जो मैंने निकाला है 4.99 वो पर मशीन आवर है, पर मशीन मिनट नहीं है, तो आवर्स में कन्वर्ट कराने के लिए मैंने अभी आपको बताया भी कि मिनट्स आवर में जाना है, जस्ट डिवाइडेड विद 60। तो 2400 डिवाइड बाय 60, आपके पास क्या आ गया? आपके पास 40 आवर्स निकल के आ गए कि भाई 120 बाईसाइकिल बनाने के लिए मशीनिंग डिपार्टमेंट के अंदर 120 40 मशीन आवर्स जो है वो इस्तेमाल होंगे। सो नाउ टू मल्टीप्लाई, मशीनिंग डिपार्टमेंट का ओवरहेड एब्जॉर्ब करा रहा हूँ, OAR आई नो दैट वाज 4.99 multiplied with the activity level of of machine hours in the machining department for these 120 bicycle, that is 40 hour, multiply by 40 कराया, मेरे पास जो मशीनिंग डिपार्टमेंट के ओवरहेड एब्जॉर्ब होने हैं वो निकल के आ। अगर आपने पहले सही करा लिया ना, देखो या तो आपके दोनों गलत होंगे या आपके दोनों सही होंगे, ये मैं अभी से आपको बता रहा हूँ, ठीक है? ऐसा नहीं होगा, ऐसा मैंने कोई बच्चा नहीं देखा जो कि आपका मशीनरी डिपार्टमेंट गलत कर दे और वो फिर असेंबली डिपार्टमेंट का ओवरहेड सही कर दे। नहीं, गलत करेगा तो दोनों के ओवरहेड गलत एब्जॉर्ब करेगा, और सही करेगा तो दोनों के करेगा। क्यों? क्योंकि जो दो बातें मैंने आपको अभी मशीनिंग डिपार्टमेंट का ओवरहेड एब्जॉर्ब करते हुए बताई, ये ख्याल रखने के लिए, अगर आपने उसको मशीनिंग डिपार्टमेंट की ओवरहेड एब्जॉर्ब कराते हुए ख्याल रखा है, तो आप उसको असेंबली डिपार्टमेंट के भी ओवरहेड एब्जॉर्ब कराते हुए ख्याल रख लोगे। नाउ असेंबली डिपार्टमेंट के ओवरहेड सर एब्जॉर्ब इसमें कराने अगर हैं, अगर रेट ऑब्वियसली पहले गलत निकला हो और यहाँ पे कंटिन्यू कर लें तो ECS कैरी मिल फॉरवर्ड, जाता। कैरी फॉरवर्ड मार्क मिलेगा। बिल्कुल 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 मिलेगा। तो अब असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर अगर हम ओवरहेड एब्जॉर्ब निकालने पे जाए, तो अगेन द फॉर्मूला रिमेन सेम, द फॉर्मूला रिमेन सेम, दैट इज योर OAR मल्टीप्लाई बाय एक्टिविटी लेवल। बट अब जो आपका OAR जो आपने असेंबली डिपार्टमेंट के लिए निकाला था, दैट वाज डिफरेंट, दैट वाज $3.87 पर लेबर आवर। आपको दोबारा दिखा भी देता हूँ कि आप जो काम करते हुए आ रहे हो, दैट वाज $3.87 पर लेबर आवर। आपने OAR लिख दिया, और OAR लिखना तो मसला है नहीं ना, ओवरहेड एब्जॉर्ब करा रहे हो। इफ यू जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला, इट इज OAR इनटू एक्चुअल एक्टिविटी लेवल और एक्टिविटी लेवल फॉर ओवरहेड एब्जॉर्ब, तो यू रोट द OAR व्हिच इज 3.87। देन द थिंग इज कि सर अब इसको मल्टीप्लाई कौन से वाले लेबर आवर्स से करें? क्या हम इसको, बताइएगा, जवाब दिएगा, ये सवाल है मेरा आपसे। क्योंकि असेंबली डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसके ओवरहेड एब्जॉर्ब हो रहे हैं, एंड वी नो कि हमने असेंबली डिपार्टमेंट के ओवरहेड जब एब्जॉर्ब कराए हैं, तो वी टुक द एक्टिविटी लेवल एज लेबर आवर्स। तो भाई लेबर आवर पे अगर फोकस करूं तो लेबर आवर दो गिवन है, मशीनिंग के डिपार्टमेंट के भी गिवन है और असेंबली के डिपार्टमेंट के भी गिवन है। लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली सर अब हम असेंबली डिपार्टमेंट के ओवरहेड को एब्जॉर्ब करा रहे हैं, तो आप मशीनिंग डिपार्टमेंट को देखो ही नहीं, आप सिर्फ सिंपली असेंबली डिपार्टमेंट को देखो। तो असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर जो एक यूनिट बनाने के लिए डायरेक्ट लेबर आवर लग रहा था, वो 105 मिनट लग रहा था। क्या मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ या नहीं? कौन बच्चा जवाब देगा? नहीं, जल्दी से जवाब दे दो। नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि दोनों दोनों में डायरेक्ट लेबर ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। है? क्या मतलब? ये तो मैं समझा ही नहीं बात तुम्हारी। मतलब आपने मशीन आवर्स में, आई मीन मशीनिंग के लिए आपने वो लिया था ना 20 मिनट्स, तो इसमें भी यही होगा। नहीं तो तुम ये कह रहे हो कि सर आप ये मशीन आवर ले लीजिए, 15 मिनट ले लूँ, ये कह रहे हो तुम? हाँ। भाई क्या हो गया अर्शद भाई, आप यहाँ देखो, आपका OAR किस बेसिस पे निकला है? आपका OAR पर लेबर आवर की बेसिस पे निकला है असेंबली डिपार्टमेंट का, तो मशीन आवर्स की तो बात ही नहीं कर सकता मैं। सी, जब आप ओवरहेड एब्जॉर्ब करा रहे हो, तो आपका अगर OAR लेबर आवर की बेसिस पे निकला है, तो द एक्टिविटी विद विच यू हैव टू मल्टीप्लाई इट इज सपोज टू बी द सेम वन। अगर लेबर आवर्स पे निकला है तो लेबर आवर्स पे कराओ। सिमिलर इसी तरीके से, क्योंकि मैं मशीनिंग बताऊंगा डिपार्टमेंट के मैं। अंदर OAR मशीन आवर की बेसिस पे निकला था, तो 1 मिनट दिएगा आप, वो मशीन आवर की बेसिस पे निकला था। तो दैट इज वाई हमने जो है वो उसको फिर मशीन आवर से मल्टीप्लाई कराया था कि मशीनिंग डिपार्टमेंट में कितने मशीनिंग आवर इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपका OAR असेंबली डिपार्टमेंट का लेबर आवर्स की बेसिस पे निकला है, तो अब मैं देखूंगा कि असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर कितने लेबर आवर्स एक बाईसाइकिल को बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं।
तो दैट इज, फिर मशीन आवर की तो बात ही नहीं आएगी, वो तो बात ही OAR की बेसिस पे रिजेक्ट हो गए, खत्म हो गए जी। अपने हाल आप बोलिए। 105 मिनट तो नॉर्मल बाईसाइकिल बनाने में लगे, और जो ये 120 बाईसाइकिल बनानी है इसमें 120 मिनट लगेंगे। तो इस 120 को मल्टीप्लाइड बाई वन शाबाश, ट्वेंटी वेरी कर। गुड वेरी गुड। बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक, शाबाश। तो भाई क्योंकि मैं पहुंचा सही था यहाँ पे, देखो डायरेक्ट लेबर, क्योंकि देखो असेंबली डिपार्टमेंट के ओवरहेड एब्जॉर्ब करा रहा हूँ, OAR उसका लेबर आवर की बेसिस पे निकला है, तो मैं आ गया कि भाई असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर एक बाईसाइकिल बनाने पे कितना लेबर आवर इस्तेमाल हुआ है। तो वो तो यहीं पे गिवन है ना कि डायरेक्ट लेबर आवर असेंबली डिपार्टमेंट में एक यूनिट बनाने के लिए 105 मिनट इस्तेमाल हुआ है। तो मैं पहुंचा सही था। बस जो जवाब था कि भाई ये अगर तो ये एडजस्टमेंट नहीं होती, लेट से ये एडजस्टमेंट जो अभी जिसके निहाल ने बात की है, जो कि एडजस्टमेंट नंबर 2 थी आपके सवाल में, ये 120 बाईसाइकिल बनाने वाला जो हम पार्ट कर रहे हैं, अगर वो एडजस्टमेंट नहीं होती तो या आई वुड हैव यूज्ड दिस 105 मिनट्स, क्योंकि भाई आप असेंबली डिपार्टमेंट के ओवरहेड एब्जॉर्ब करा रहे हो, वो यार आपका लेबर आवर की बेसिस पे निकला है, तो आपका कंसर्न ये है कि असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर एक यूनिट बनाने के लिए कितना लेबर आवर इस्तेमाल हुआ, तो 105 मिनट इस्तेमाल हुआ था। लेकिन क्योंकि उसने यहाँ एडजस्टमेंट दे दिया कि भाई आपका इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए लेबर आवर ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, 25% से ज्यादा, 15 मिनट से ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, असेंबली डिपार्टमेंट में लिखा हुआ था ना, एंड एन एडिशनल 15 मिनट्स ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स वुड बी रिक्वायर्ड इन द असेंबली डिपार्टमेंट, विच मीन्स कि ये 120 बाईसाइकिल बनाने के लिए आपका पर बाईसाइकिल पे 120 मिनट्स लग रहा है। तो नाउ आई डू व्हाट, मैं कहूंगा भाई एक बाईसाइकिल बनाने के लिए अगर टाइम लग रहा है 120 मिनट, तो आप इसको सिंपली जो है वो करा लो, 120 को, 120 मिनट है ना, इसको अगर मिनट से आवर पे लेके जाना है तो डिवाइड बाय 60 करा लो, 120 डिवाइड बाय 60, 2 आवर आ गया कि एक बाईसाइकिल बनाने पे आपको 2 घंटा लग रहा है। तो आपको टोटल बाईसाइकिल कितनी बनानी है, आपको टोटल 120 बाईसाइकिल बनानी है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 120 अगर मैं करूँ, तो दीज 240 रिप्रेजेंट व्हाट, दीज 240, जैसे मैंने ऊपर लिखा था, क्या लिखा था कि जो हमारे पास ये आया था 40 आवर के, मशीन आवर इतने लगे इन दी मशीनिंग डिपार्टमेंट, तो यहाँ मैं लिखूंगा कि ये जो 240 आवर्स आए हैं, ये हमारे पास आए हैं लेबर आवर्स इन विच डिपार्टमेंट, इन दी असेंबली डिपार्टमेंट। इस 240 को जो है मैं, जो मेरा OAR था उससे मल्टीप्लाई करा दूंगा, विच वॉज 3.87, तो मेरे पास असेंबली डिपार्टमेंट के ओवरहेड एब्जॉर्ब निकल के आ गए 928.80। आफ्टरवर्ड इट्स ऑल सिंपल। जो ये वो जगह थी जहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं, 2 पॉइंट है जहाँ पे वो कंफ्यूजन आती है। पहली चीज, या तो वो OAR को कंसीडर नहीं करते तो वहीं पर सवाल गलत हो गया, और दूसरी चीज कि अगर चलो उन्होंने OAR को कंसीडर कर लिया है, तो अब OAR अगर उनका मशीन आवर की बेसिस पे निकला था, तो मशीन आवर्स जो दो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें आपने उस डिपार्टमेंट के मशीन आवर्स इस्तेमाल करने हैं जिस डिपार्टमेंट का आप ओवरहेड एब्जॉर्ब निकाल लो। आप पता चला मशीनिंग डिपार्टमेंट का ओवरहेड एब्जॉर्ब निकाल लो, और मशीन आवर्स आप वो वाले लेके बैठे वो जो असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर इस्तेमाल हुआ है, तो दैट वुड बी रॉन्ग अगेन। दो चीजों का ख्याल रख लो, योर ओवरहेड एब्जॉर्ब वुड बी कंप्लीटली फाइन, कुछ आपने एक्स्ट्रा स्टेप तो करना नहीं, बस जस्ट यू हैव टू मेक श्योर कि आप राइट फिगर्स को इस्तेमाल कर लो। तो वी गॉट द टोटल कॉस्ट, इन सबको ऐड किया, प्राइम कॉस्ट के अंदर दोनों ओवरहेड एब्जॉर्ब को ऐड किया, वी गॉट द टोटल कॉस्ट एज 12742। और उसके बाद एक लास्ट स्टेप जो कि मार्जिन अप्लाई करने का है, विच आई बिलीव आप लोग अब काफी फेमिलियर होने चाहिए उसके साथ। 30% का मार्जिन कहा हुआ है, मार्जिन हमें पता है सेल्स पे अप्लाई होता है, मार्जिन का रेशियो बार बार आपको पढ़ाया हुआ है, तो अब याद भी होना चाहिए कि मार्जिन सेल्स पे अप्लाई होता है तो सेल्स 100 हो जाएंगी, और कॉस्ट ऑफ सेल्स विल बी 100 माइनस द परसेंटेज ऑफ मार्जिन जो कि 30% है। तो इसका अगर रेशियो बनाऊं, तो मुझे नहीं पता सेल्स फिगर कितनी है, तो सेल्स को एक्स रख लिया, उसका रेशियो 100, 100 माइनस मार्जिन में, मार्जिन 30% था तो 100 माइनस 70 की, 100 माइनस 30 किया तो 70 आ गया। और कॉस्ट ऑफ सेल यानी कि जो टोटल कॉस्ट है वो हमें पता है 12,742 है, तो उसकी जगह 12,742 रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया 70 इंटू एक्स, 70x हो जाएगा, 100 इंटू 12,714, 12742, या आपका 1274200 हो जाएगा, डिवाइड कराया 70 से, आई गॉट दी एक्स एस 18202.29, बट दैट एक्स वाज रिप्रेजेंटिंग द सेल्स। हमारे पास सेल्स की फिगर आ गई है, लेकिन हमें मार्जिन भी शो करना है, तो मैंने देखो सेलिंग प्राइस में तो ये वाली फिगर लिख दी 18202.89, लेकिन आई हैव टू शो कि भाई इस 18202 की फिगर को अचीव करने के लिए कितना मार्जिन का अमाउंट लगा है। तो दैट इज सिंपल, इफ यू हैव फिगर्ड आउट कि भाई सेलिंग प्राइस इतनी है 18202.29 है, कॉस्ट तुम ऑलरेडी ऊपर निकाल के बैठे वो 12742, दोनों का डिफरेंस ले लो, दैट्स द मार्जिन दैट यू आर कीपिंग फॉर योरसेल्फ, यानी कि 18202.89 माइनस 12742, तो ये आपके पास मार्जिन की अमाउंट निकल के आ गई जो आप अपने लिए रख रहे हो, विच इज 5460.69।
तो बस इसका आपने ख्याल रखना है कि जब भी आप मार्जिन या मार्कअप इस्तेमाल कर रहे हो तो आपके पास, क्योंकि जो मैंने आपको रेशियो सिखाया उसमें डायरेक्ट सेलिंग प्राइस निकल के आएगी, तो आप एक लाइन छोड़ दो ये दिखाने के लिए कि भाई प्रॉफिट कितना था, और उसके नीचे आप सेलिंग प्राइस लिख दो, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट का डिफरेंस लोगे, यू विल ऑटोमेटिकली गेट द मार्जिन और मार्कअप व्हिच द बिजनेस इज कीपिंग फॉर इटसेल्फ। तो ये आपकी हो गई कॉस्ट की कॉस्टिंग स्टेटमेंट, जिसमें आपने एक कस्टमर की रिक्वेस्ट के ऊपर देखा कि भाई डायरेक्ट कॉस्ट तो हर बिजनेस इजीली कर लेता है मोर और लेस आइडेंटिफाई, आपने देखा कि यार जो ओवरहेड जो डिपार्टमेंट जो ओवरहेड हमारा एब्जॉर्ब होगा इन 120 बाईसाइकिल्स की प्रोडक्शन पे, वो कितना कितना होगा, और उसकी बेसिस पर आपने सेलिंग प्राइस निकाली। मूविंग टू द लास्ट theoretical part. Having received the quotation from Andreas, the customer has stated that he will commit to a regular monthly order of 100 of the special bicycle, यानी कि वही जिनकी कॉस्टिंग हम ऊपर करते हुए आए हैं, if Andreas will offer a 10% discount on the quoted price and allow 2 months credit। कह रहा है कि मैं आपको हर महीने 100 बाईसाइकिल का ऑर्डर दूंगा, यही जो मैंने आपको जो स्पेसिफिकेशन ऊपर दी हुई थी, और कहता है कि लेकिन आपकी शर्त ये कि यार आप मुझे 10% का डिस्काउंट दो, यानी कि अगर आपकी अभी की सेलिंग प्राइस 18202.89 है तो आप सिर्फ इसका 90% मेरे साथ चार्ज करो और मुझे 2 महीने का क्रेडिट पीरियड दो। इंडियाज बिजनेस इज सक्सेसफुल तो मैनेजिंग कैश फ्लो इज ऑफन डिफिकल्ट, उसने फिर ये बात भी कह दी, जिसका मतलब ये है कि भाई 2 महीने का क्रेडिट पीरियड तो मैं देना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। और फिर आगे कहता है adverse whether the he should accept the terms offered by customer, justify our answer and this is for 7 good marks। थ्योरी का सवाल कितने मार्क्स के लिए? 7 मार्क्स के लिए। तो नाउ यू कांट से कि नहीं भाई ये तो बड़ा बेकार डील है, 2 महीने का क्रेडिट पीरियड, ये तो मैं अपने सगे भाई का दूं, तो ये कौन है जिस कस्टमर जिसको मैं 2 महीने का क्रेडिट पीरियड देने लग गया। तो आप ऐसी बात नहीं करोगे, यू हैव टू डिस्कस बोथ साइड्स ऑफ द स्टोरी। आप कहोगे कि यार इसके अच्छा इसको अगर ये ले लेता है तो इसकी सेल्स बढ़ेंगी, इसका प्रॉफिट भी बढ़ेगा सर्टेनली, ठीक है, और क्या पता जो है इससे जो है इसका मार्केट शेयर भी बढ़ेगा, जाहिर सी बात है ज्यादा चीजें बेच रहा है तो मार्केट शेयर भी बढ़ेगा। बट देन यू विल कम टू द ऑपोजिट साइड ऑफ द स्टोरी कि भाई 2 महीने का क्रेडिट पीरियड दैट्स अ लॉट, और क्या कहते हैं आपका अगर इसके लिए ऑलरेडी कैश फ्लो मैनेज करना मुश्किल है, तो अगर ये 2 महीने का क्रेडिट पीरियड इतने बड़े ऑर्डर पे देने लग गया तो उसका कैश फ्लो मैनेज करना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। सिमिलरली अगर वो 10% का डिस्काउंट देने लग गया तो क्या पता बाकी के कस्टमर्स भी आपसे डिस्काउंट मांगने लग जाए, ठीक है कि भाई तुमने नए कस्टमर को अगर डिस्काउंट दे रहे हो तो हमारे जो उसके बड़े दूसरे कस्टमर्स हो पुराने वो भी कहेंगे भाई हमें भी डिस्काउंट दो। तो ये आपका क्या पता आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के साथ भी रिलेशनशिप खराब करते, ठीक है, क्योंकि वो भी क्या अगर आप उनको डिस्काउंट नहीं दे पाए तो फिर आप कैसे करोगे। फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज का ख्याल रखना है। क्या इंपॉर्टेंट चीज का ख्याल रखना है? कि उसने एडजस्टमेंट के अंदर ऊपर कहा हुआ था कि असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर जो लेबर काम कर रहा है दैट इज एट फुल कैपेसिटी, और उससे ओवर टाइम लेने के लिए यू हैव टू पे देम अ प्रीमियम ऑफ 25%। वन टाइम के लिए तो चलो आप प्रीमियम दे दोगे, लेकिन बार बार इफ इट्स अ रेगुलर थिंग तो कहीं वो और ज्यादा वेजेस तो नहीं डिमांड करेंगे, जो कि आपकी कॉस्ट की टोटालिटी को इम्पैक्ट करेगा, और क्या पता आप फिर उतने प्रॉफिटेबल ना रहो अगर आप उनकी वेजेस फर्दर बढ़ाओ। तो दीज आर द लिमिटेशंस। कुछ मैं सवाल भी पूछ सकता हूँ, जैसे मैंने बीच में पूछा कि भाई ये भी तो कहीं चेंज नहीं हो जाएगा, ठीक है, यू आर गिविंग एन एनालिसिस कि भाई ठीक है ये फायदे ये नुकसान, और ये वाला जो सवाल है ना दैट इज वेयर यू शो कि भाई आपने पूरे सवाल को अंडरस्टैंड करते हुए बात की कि यार आप लिमिटेशन पे भी जा रहे हो कि बिजनेस के जो ऑपरेशन है उसकी लिमिटेशन क्या है। दैट वुड बी अ परफेक्ट एनालिसिस, और लास्ट में आखिरी मार्क उठाने के लिए आप अपना कंक्लूजन दे दोगे कि भाई कंक्लूसिव इट कैन बी सेड ये किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, और जब आप कंक्लूजन दो तो इट्स बेटर के राइट अनदर पॉइंट विद द कंक्लूजन के भाई कंक्लूजन अगर आप हाँ की तरफ दे रहे हो कि कर ले एक्सेप्ट तो भी बता दो एक और पॉइंट दे दो कि भाई क्यों ठीक है करे छोटा सा, और अगर नहीं करे तो क्यों ना करे, जो कि आपने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस ना हुआ आइडली। अगर ना आ रहा हो पॉइंट तो कोई नहीं, बस कंक्लूजन दो दैट इज फेयर इनफ एज वेल। तो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है भाई यहाँ पे। द न्यू कस्टमर will become a permanent customer in future bringing additional sale, पहला पॉइंट हो गया। even if 10% discount is given, the terms would still be favorable for Andreas as he will be making a gross margin of 20%, which is right ना, अगर you are charging 30%, if you are taking a margin of 30%, उसमें तुम 10% डिस्काउंट दे भी दो तो more or less you will still be making a margin of 20%। The terms if going to be accepted, then Andreas must check the credit worthiness of the customer। वाह ये भी बड़ा एक अच्छा पॉइंट जो मैंने लिखा हुआ है। क्रेडिट वर्तनेस से क्या मतलब भाई इसको 2 महीने जैसे क्रेडिट पर माल बेचने जैसा है भी या नहीं है, क्या वो कस्टमर इतना वर्ती है भी कि नहीं है। वो ऐसे ही पता चला कोई बंदा हो जो कि अभी बिजनेस स्टार्ट कर रहा हो तो उसको मैं क्यों दूं 2 महीने का क्रेडिट वर्तनेस या क्रेडिट टाइम पीरियड। However, managing cash flow is already a difficult task for Andreas, and giving a 2 month time frame for credit payments would further increase liquidity problems for Andreas।
Andreas should also check if other customers will also come to get a discount, or if accepting these special terms may affect the relationship with existing sub customers, which is again a very important thing. आप ये 18,000 के सेल ऑर्डर के लिए अपना जो बाकी 1,80,000 का बिजनेस उसको तो इम्पैक्ट नहीं करना चाहोगे ना. मोर ओवर, accepting the terms will not allow Andreas to achieve the targeted gross margin of 30%. Yeah, that's the thing. आप जो target है वो achieve नहीं कर पाओगे. Conclusively, Andreas can accept the terms offered after making sure that the terms wouldn't affect existing customers, as it will increase Andreas profitability. Last में मैंने अपना conclusion दे दिया, आपके ऊपर था. आप कहते ना accept करें भाई, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ नुकसान ही नुकसान दिख रहा है, और अगर एग्जिस्टिंग कस्टमर का रिलेशनशिप खराब हो गया तो आप एक छोटे ऑर्डर के लिए अपना जो अपना पूरा नॉर्मल बिजनेस आपने जमाया हुआ है उसको भी खराब कर बैठोगे. एंड दैट इज योर टोटल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का क्वेश्चन, जिसके अंदर तमाम पार्ट्स लाइक आई कैन से कि इसके अलावा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर कुछ टेस्ट नहीं होता. यू हैव द टेबल, इसके अंदर अपॉर्शनमेंट रीअपॉर्शनमेंट करनी पड़ी. यू कैलकुलेटेड द ओआर, देन यू कैलकुलेटेड द अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन. उसके बाद यू मेड अ प्रॉपर कॉस्टिंग स्टेटमेंट के भाई एक ऑर्डर आता है तो उसकी कॉस्टिंग कितनी होनी चाहिए. इसके अंदर हमने जो दो इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने बताया, अगेन रिपीट करूंगा, दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चे उसके अंदर बहुत ज्यादा गलती करते हैं. देन वी सो अ प्रॉपर 7 मार्कर थ्योरी क्वेश्चन, जो कि आपका कॉस्टिंग में आता ही आता है, 7 का नहीं तो 5 का तो लाजमी आता ही आता है, और उसको भी हमने सॉल्व कर लिया प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ के भाई 3 एडवांटेज 3 डिसएडवांटेज, और फिर लास्ट पे एडवांटेज डिसएडवांटेज समझाने के लिए कह रहा हूँ. एडवांटेज और लिमिटेशन भी हो सकती है, फायदा नुकसान भी हो सकता है, दैट्स अप टू यू. ये कह लो 3 प्रो पॉइंट्स और 3 कॉन पॉइंट, एंड लास्ट में वी गिव आवर कंक्लूजन. सो दैट इज योर क्वेश्चन. सर मुझे पार्ट डी में एक चीज़ समझ नहीं अच्छा बोलिए. आई. डायरेक्ट कॉस्ट थी ना उसमें, हम उसमें मशीनिंग की डायरेक्ट कॉस्ट कैसे निकालते मशीनिंग की डायरेक्ट कॉस्ट तो होती है, मशीनिंग का जो होता है, मशीन जब चलती है तो बस उसकी वजह से ओवरहेड आता है. हैं? मशीनिंग की पार्ट डायरेक्ट डी, कॉस्ट पार्ट कोई नहीं डी, होती. ऊपर ऊपर. हाँ हाँ, पार्ट डी पे भी अगर आ जाए तो. अच्छा मशीनिंग तो ये रहा ना पार्ट डी. हाँ, कहाँ मशीनिंग की हाँ, तो कोई कॉस्ट है ही नहीं इस पे. डायरेक्ट लेबर, आप डायरेक्ट ये लेबर. कह रहे हो मशीनिंग की डायरेक्ट कॉस्ट. मशीनिंग डायरेक्ट लेबर तो हमने निकाल लिया था. डायरेक्ट लेबर में क्या कह रहे हो आप? ये आपने कैलकुलेशन जो किए, ये क्या किया मुझे नहीं समझ आया. कौन सी वाली मशीनिंग. मशीनिंग की? मैंने कहा कि भाई जो आपके डायरेक्ट लेबर है वो दो जगह इस्तेमाल हो रहा है. कुछ डायरेक्ट लेबर आपका मशीनिंग डिपार्टमेंट के अंदर इस्तेमाल हो रहा था, कुछ डायरेक्ट लेबर आपका असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर इस्तेमाल हो रहा था. डोंट कंसीडर इट एज मशीनिंग आवर्स. नो 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 नो, दैट इज नॉट योर मशीनिंग आवर. आई एम सेइंग ये मशीनिंग डिपार्टमेंट जो आपका है उसके अंदर कितना डायरेक्ट लेबर इस्तेमाल हो रहा है. तो ऊपर उसने बताया हुआ था ना कि भाई मशीनिंग डिपार्टमेंट के अंदर आपका, ये ऊपर पहले ये वाली अगर आप देखो तो सेकंड यहाँ पे टेबल के अंदर फिगर गिवन है. डायरेक्ट लेबर आवर मशीनिंग डिपार्टमेंट के अंदर कितना इस्तेमाल हो रहा है, 1 यूनिट बनाने के लिए 30 मिनट इस्तेमाल हो रहा है, हैविंग अ वेज रेट ऑफ $10 पर आवर. और फिर उसने एडजस्टमेंट दी हुई हाँ, थी कि भाई मशीनिंग डिपार्टमेंट का आपका डायरेक्ट लेबर आवर है वो 50% से बढ़ जाएगा. तो मैंने कहा कि अगर पहले एक बाईसाइकिल बनाने के लिए लेट से 30 मिनट्स लग रहे थे, तो अब 50% से बढ़ा के 45 मिनट्स लगेंगे. 45 मिनट्स को मैंने आवर्स में कन्वर्ट किया 45 डिवाइडेड बाई 60 करके, और वेज रेट तो उनका वही $10 का था. तो थिंग इज कि ये मशीनिंग पॉइंट आवर्स सेवन नहीं है, फाइव से क्यों दीज मल्टीप्लाई आर. किया? क्योंकि बेटा 45 डिवाइडेड बाई 60 क्या होता है, 0.75 होता है ना. आप अच्छा, मिनट्स को मैंने आवर्स ओ में अच्छा कन्वर्ट वो किया है. ना. अच्छा, मुझे लगा और आपने दोबारा मल्टीप्लाई किया किसी चीज नहीं नहीं से. नहीं 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 नहीं, मैं अच्छा इसको यहाँ ना स्लैश बना के भी लिख देता हूँ कि ये या 45/60 ले लो या फिर 0.7. सही है, फिर तो ठीक है. और कोई सवाल किसी का? अदरवाइज यू लाइक. नहीं. चल रही तो गए हो. ओके, चलो ठीक है. और कोई सवाल है आज आपका? नहीं नहीं. चलो ठीक है, बस फिर ख्याल रखें. इंशाल्लाह यहाँ में कॉस्टिंग कंप्लीट हो गया, एंड नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नया टॉपिक स्टार्ट करें. ओके, अल्लाह हाफिज. ओके, अल्लाह हाफिज.